Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. So आज हम लोग यूनिट 7 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है? वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है, ये बताइए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी फ्रेश कोर्स लॉन्च होने वाला है नवंबर में, जिसमें हम लोग पूरा रिवाइज कराएंगे यूनिट 1 से यूनिट 10 तक, और प्लस पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट होंगे। तो जो लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है फिलर फॉर्म को, वो फ्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोर्स का जो प्राइस है वो 1400 रुपये में आपको दोनों पेपर के लिए मिल जाएगा। फ्रेश कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जिसमें आपको पेपर 1 की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक मिल जाएगी। तो अच्छा ऑफर है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। तो इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी यूनिट 7 का पार्ट है। ये पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, यानी कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। इकोलॉजी सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है इसमें, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। Ecology is a branch of science including human science, population, community, ecosystem and biosphere। ठीक, तो इकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। ह्यूमन साइंस इंक्लूड होती है, पॉपुलेशन इंक्लूड होते हैं, कम्युनिटी इंक्लूड होती है, इकोसिस्टम इंक्लूड होता है और बायोस्फीयर इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीजें इकोलॉजी में आती हैं। ठीक, ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, ये सारी चीजें इकोलॉजी में आती है। परिस्थितिकी क्या है? परिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा है। तो क्या है? एक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें मानव विज्ञान, जनसंख्या, समुदाय, परिस्थितिकी तंत्र और जीवन मंडल शामिल है। तो परिस्थितिकीय विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें मानव विज्ञान, जनसंख्या, समुदाय, परिस्थितिकी तंत्र और जीवन मंडल शामिल है। ये सारी चीजें जो है ये परिस्थितिकी में आ जाती है। Ecology is the study of organism, the environment and how the organism interact with each other and their environment। तो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। एनवायरनमेंट की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक, और कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक, या किसी भी तरह का इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, और किस तरह से उनका और उनके इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक, इन्वायरमेंट और उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी को
इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द इन्वायरमेंट एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है, और इसमें ये स्टडी किया जाता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। पारिस्थितिकीय जीवों, पर्यावरण पर्यावरण और कैसे जीव एक दूसरे और उनके पर्यावरण के साथ बातचीत करते करते हैं, इसका अध्ययन करता है। एक तो पारिस्थितिकी क्या है, इसका अध्ययन है। ये अध्ययन है जीवों का, पर्यावरण का, और कैसे जीव एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे जीव एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ठीक, बातचीत करना मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, एक साथ रहना भी हो जाएगा। ठीक, एक साथ खाना पीना जो भी हो, जो भी मतलब उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में मिलकर कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी में आ जाता है। और उसके साथ साथ जीव अपने वातावरण से, यानी कि अपने पर्यावरण से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि पर्यावरण के साथ उनका क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता होता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन अगर आप करते हैं तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक, इन सारी चीज़ों का अध्ययन अगर आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें पारिस्थितिकी कहलाती हैं। रिटर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड इकोलॉजी। अब इस वर्ड को किसने सबसे पहले यूज किया था? रिटर। रिटर ने सबसे पहले इस इकोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया। रिटर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले रिटर ने ही किया। पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राइटर ने ही किया था। ठीक, तो रिटर या राइटर दोनों पढ़ सकते हैं आप। रिटर ने किया था, और ये क्या थे? द ग्रेट साइंटिस्ट Hans Haeckel was given credit to coin and express the definition of the term ecology। लेकिन जो है इसके डेफिनेशन, इकोलॉजी के डेफिनेशन और इस टर्म को कॉइन करने का जो क्रेडिट है, वैसे तो रिटर ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है सबसे पहले, लेकिन इसको सही तरीके से ये माना जाता है कि हंस हैकल ने ही इसको क्रेडिट किया है। तो ज़्यादातर हंस हैकल का ही नाम आता है, रिटर का उतना नाम नहीं आता। ठीक है, Hans Haeckel was given credit to coin and express the definition of the term ecology। Hans Haeckel ने ही इस टर्म को कॉइन किया है और इसकी डेफिनेशन को एक्सप्रेस किया है। ठीक, हाँ, इकोलॉजी को। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी और इकोलॉजी का जो वर्ड है उसको कॉइन किया है हंस हैकल ने। रिटर ने इस वर्ड का पहले इस्तेमाल किया था। डेफिनेशन और इसको कॉइन करने का क्रेडिट जो है वो हंस हैकल को ही जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। महान वैज्ञानिक हंस हैकल को, अगर आपके पास अब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड इकोलॉजी। ठीक, और अगर उसमें रिटर ऑप्शन है तो आप जो है रिटर ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। ठीक, अगर ये कहता है कि किसने सबसे पहले जो है पारिस्थितिकीय शब्द का इस्तेमाल किया था, तो आप अगर ऑप्शन में रिटर है तो आप ऑप्शन रिटर को ही टिक करेंगे। ठीक, लेकिन अगर ऑप्शन में रिटर नहीं है तब आप अनसाइकिल को टिक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये पूछता है क्वेश्चन हु कॉइन्ड एंड एक्सप्रेस द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, सो इसमें अगर रिटर ऑप्शन भी है तब भी आप अनसाइकिल के साथ ही जाएंगे। ठीक, अगर ये पूछता है कि किसने जो है पारिस्थितिकी की परिभाषा और उसके शब्द को गढ़ा है, तो इसके अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप सीधा जो है अनसाइकिल के साथ ही जाएंगे, मतलब वही ऑप्शन आपको टिक करना है, चाहे भले ही उस ऑप्शन में रिटर का नाम हो या ना हो। ठीक, सो अगर यूज का होगा तभी आप रिटर के साथ जा सकते हैं, कॉइन और एक्सप्रेस का होगा तो आप रिटर के साथ नहीं जा सकते। ठीक, तो महान वैज्ञानिक हंस हैकल को पारिस्थितिकी शब्द की परिभाषा गढ़ने और व्यक्त करने का श्रेय दिया जाता है। तो महान वैज्ञानिक हंस हैकल को ही पारिस्थितिकी शब्द की परिभाषा को गढ़ने और व्यक्त करने का ही श्रेय दिया जाता है। कि भले ही रिटर ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन हंस हैकल को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी क्या होती है? सोशल इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट अराउंड देम। सोशल इकोलॉजी किसको कहते हैं कि कैसे इंडिविजुअल इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं जो उनके आसपास के इन्वायरमेंट है
उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या हमारा इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करने के लिए। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे कि विंटर आ रहा है तो विंटर में हम लोग क्या करते हैं, गर्म क्लॉथ पहनते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट से को रिस्पॉन्ड भी करते हैं और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट भी करते हैं, ठीक। इसी चीज़ की स्टडी को भी सोशल इकोलॉजी कहा जाता है। सोशल इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल interact with and respond to the environment around them and how these interaction affect a society। और ये जो इंटरेक्शन है इसकी वजह से सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है, ठीक। तब ये सोशल इकोलॉजी कहलाएगा। अगर आप उस इंटरेक्शन को, सिर्फ इंटरेक्शन को ही देखेंगे तो वो इकोलॉजी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये भी देखने लग रहे हैं साथ में कि इस इंटरेक्शन का असर जो है सोसाइटी पे या इन्वायरमेंट पे कैसा हो रहा है, तो इसको जो है सोशल इकोलॉजी कहना है, ठीक। जहाँ पे सोसाइटी आ जाएगा वहाँ पे सोशल वर्ड लग जाएगा, ठीक। तो सोशल इकोलॉजी किसको कहेंगे, जब आप ये देखते हैं कि आप इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं या किस तरह से इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं और इसका असर सोसाइटी पे क्या हो रहा है या पूरे इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है, इस चीज़ की स्टडी को सोशल इकोलॉजी कहा जाता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद मोरे बुक्चिंग, ठीक। तो सोशल इकोलॉजी का जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, वो मोरे बुक्चिन से एसोसिएटेड, ठीक। तो जब भी इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो आप जो है अनसाइकिल को टिक करेंगे, लेकिन जब सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में तो आप मोरे बुक्चिन का नाम जो है, ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे, ठीक। ये याद रखिएगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि जब आपसे इकोलॉजी का वर्ड पूछा जाएगा, सिर्फ इकोलॉजी पूछा जाएगा तो आप अनसाइकिल को टिक करेंगे, लेकिन जैसे ही सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा वो मोरे बुक्सिन का है, ठीक। तो ये याद रखिएगा हमेशा। Social ecology is the study of how individuals interact with and respond to the environment around them and how these interactions affect society and the environment as a whole. It is associated with मोरे बुक्सिन, ये मोरे बुक्सिन से रिलेटेड है, ठीक। यानी कि सोशल इकोलॉजी का जो टर्म है वो मोरे बुक्सिन से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा। सामाजिक परिस्थितिकी, सामाजिक परिस्थितिकी इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यानी कि उनके साथ कैसे रहते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं। बातचीत तो आप इन्वायरमेंट से करेंगे नहीं, बातचीत करने का यहाँ मतलब ये है कि किस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, कैसे इन्वायरमेंट के साथ झेलते हैं या रहते हैं, क्या संबंध है आपके इन्वायरमेंट के साथ, ये सारी चीज़ें बातचीत में आ जाती हैं, ठीक। तो सामाजिक परिस्थितिकी इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के साथ कैसे बातचीत करता है और कैसे प्रतिक्रिया करता है, मतलब जो भी आपका वातावरण है उसके साथ आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या संबंध है आपके वातावरण के साथ, इस चीज़ का अगर आप अध्ययन करते हैं और उसके साथ साथ इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि ये जो बातचीत है या जो प्रतिक्रियाएं हैं इसका असर समाज पर क्या पड़ता है या पूरे पर्यावरण पर इसका असर क्या पड़ता है, ये कैसे प्रभावित करती हैं पूरे समाज को या पूरे समाज को या पूरे वातावरण को कैसे प्रभावित करती हैं किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया या बातचीत वातावरण के साथ, तो इसी को सामाजिक परिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक। जहाँ पे समाज जुड़ जाएगा वो सामाजिक हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिए। अगर डेफिनेशन सिर्फ यहीं तक हो कि सामाजिक परिस्थितिकी इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, तो या प्रतिक्रिया करते हैं, यहाँ तक तो डेफिनेशन सिर्फ परिस्थितिकी की है। जैसे आप उसमें ये जोड़ देते हैं और ये बातचीत कैसे समाज और पर्यावरण को समग्र रूप से प्रभावित करती है, ठीक। तब जब आप इसमें समाज जोड़ देंगे तब ये सामाजिक परिस्थितिकी हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और अगर आपसे सिर्फ परिस्थितिकी पूछा जाता है कि परिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था, ठीक, तो ये आप जो है अनसाइकिल के साथ यहाँ पे जाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सामाजिक परिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था, तो ये मोरे बुक्सिन के साथ आप जाएंगे, ठीक। ये मोरे बुक्सिन ने हाँ, से जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये किससे जुड़ा हुआ है, मोरे बुक्सिन से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप। ये थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन होते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। आप कंफ्यूजन में, मतलब जैसे ही आपको थोड़ा सा याद आता है अच्छा अनसाइकिल था, तो आप थोड़ा सोचते भी नहीं है, सीधा टिक कर देते हैं।
तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा, क्योंकि एग्ज़ामिनर को पता होता है कि आप गलती कहाँ पे करेंगे। जो क्वेश्चन बनाता है, जो प्रश्न बनाता है, उसको पता होता है कि आप गलती कहाँ पे करेंगे। इसीलिए वो सामाजिक परिस्थितिकी पूछेगा या सिर्फ़ परिस्थितिकी पूछेगा, तो वो दोनों के नाम साथ में रखते हैं, मुरेबुक्षिन का भी और अनसाइकल का भी। तो आपको स्लाइड डिफरेंस जब तक नहीं पता होगा, तब तक आप उसका आंसर सही तरीके से नहीं कर पाएँगे। जहाँ पे आपको अनसाइकल टिक करना था, वहाँ आप मुरेबुक्षिन टिक कर देंगे, जहाँ पे मुरेबुक्षिन टिक करना था, वहाँ आप अनसाइकल टिक कर देंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान देने वाली हैं कि अगर सामाजिक परिस्थितिकी पूछ रहा है, तब आप जो है मुरेबुक्षिन को टिक करेंगे। अगर अब सिर्फ़ परिस्थितिकी पूछ रहा है, तो आप अनसाइकल को टिक करेंगे। और परिस्थितिकी में अगर ये पूछ रहा है कि शब्द किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया या इकोलॉजी का शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो आप जो है रिटर के साथ जाइए, रिटर। ठीक, तो ये जो स्लाइड डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, राधा कमल मुखर्जी। सोशल इकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट फिगर माने जाते हैं राधा कमल मुखर्जी, जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि सोशल इकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट फिगर माने जाते हैं ये। ठीक, राधा कमल मुखर्जी रोट नंबर ऑफ बुक्स ऑन सोशल इकोलॉजी। बहुत सारी बुक्स इन्होंने सोशल इकोलॉजी पे लिखा है। ठीक, फॉर हिम सोशल इकोलॉजी वाज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन इन विच अ नंबर ऑफ सोशल साइंस इंटरेक्ट। ठीक, तो ये क्या है? राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि सोशल इकोलॉजी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है जिसमें बहुत सी सोशल साइंस इंटरेक्ट करती है, बहुत सी सोशल साइंसेस इंटरेक्ट करती हैं, उसी को इन्होंने सोशल इकोलॉजी नाम दिया। Wrote number of books on social ecology. For him, social ecology was a complex formulation in which a number of social science interact, जहाँ पे नंबर ऑफ सोशल साइंस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक है, ठीक, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, ये सारी चीज़ें जो है एक साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसी को इन्होंने सोशल इकोलॉजी का नाम दिया। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थितिकी पर कई पुस्तकें लिखी हैं। ठीक, सामाजिक परिस्थितिकी पर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनके लिए सामाजिक परिस्थितिकी एक जटिल सूत्रीकरण था। ठीक, तो उनके लिए क्या है? सामाजिक परिस्थितिकी क्या है? एक जटिल सूत्रीकरण था, जिसमें कई सामाजिक विज्ञान परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें बहुत सारे सामाजिक विज्ञान क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक, तो राधा कमल मुखर्जी का सामाजिक परिस्थितिकी की डेफिनेशन जो है, परिभाषा इसी तरह है कि उन्होंने जो है सामाजिक परिस्थितिकी को ऐसे परिभाषित किया है कि सामाजिक परिस्थितिकी एक जटिल सूत्रीकरण, ठीक, जिसमें कई सामाजिक विज्ञान परस्पर क्रिया करते हैं। इसमें क्या है? कई सामाजिक विज्ञान परस्पर क्रिया करते हैं। The geological, geographical and biological factor work together to produce an ecological zone। और कहते हैं कि जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर एक साथ काम करते हैं इकोलॉजिकल जोन को प्रोड्यूस करने के लिए। एक इकोलॉजिकल जोन को प्रोड्यूस करने के लिए जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर एक साथ काम करते हैं, ताकि इकोलॉजिकल जोन प्रोड्यूस हो सके। ठीक, यही है कि नंबर ऑफ साइंसेज इंटरेक्ट करने का मतलब यही है कि जियोलॉजिकल क्या है? एक अलग साइंस है, जियोग्राफिकल एक अलग साइंस है, बायोलॉजिकल एक अलग साइंस है। ठीक, तो ये सारे फैक्टर एक साथ वर्क करते हैं, ताकि जो है इकोलॉजिकल जोन को प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक, भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक कारकों ने मिलकर एक परिस्थितिक क्षेत्र का निर्माण किया। ठीक, तो भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक कारक ये सब मिलकर जो है ये क्या करते हैं? परिस्थितिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये किसने कहा था? ये राधा कमल मुखर्जी ने कहा था। तो डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु सेड दैट द जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस एन इकोलॉजिकल जोन। तो आपका आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। किसने कहा था कि भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक कारकों ने मिलकर एक परिस्थितिक क्षेत्र का निर्माण किया है? तो ये राधा कमल मुखर्जी ने कहा। ठीक, आपका जवाब यही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। The concept of social ecology was formed in the mid 1960s। सोशल इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये कब बनाया गया था? ये मिड 1960s में बनाया गया था। तो ये इकोलॉजी नहीं है, ये सोशल इकोलॉजी है। ठीक है, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट इससे पहले आ चुका है। सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो 1960s में बनाया गया। ठीक,
60s मतलब 60 से रिलेटेड जितने भी ईयर आते हैं, 51, 62, 63, 64, 65, 69 तक लेकर, ठीक। तो इसी को 60s कहा जाता है। तो उसी टाइम पे जो है सोशल इकोलॉजी का जो टर्म है वो फॉर्मुलेट किया गया था, ठीक। ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट। अब ये कब हुआ था? उस वक्त जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट का बर्थ हो रहा था, मतलब ग्लोबली लोग जो है इन्वायरमेंट के बारे में बात करने लगे थे। एंड अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट, और अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट उसी टाइम चल रहा था, ठीक। जहाँ पे वोटिंग राइट वगैरह का मतलब बहुत आवाज़ उठाई गई थी वहाँ पे, ठीक। अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स, इन सब ये सब चीज़ें जब चल रही थी तभी जो है सोशल इकोलॉजी का टर्म जो है वो फॉर्मुलेट हुआ था। और ये बात कब की है? ये 1960s की बात, ठीक। वैश्विक पर्यावरण और अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के जन्म के दौरान 1960 के दशक के मध्य में सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा का गठन किया गया था, ठीक। तो वैश्विक पर्यावरण मतलब आ, विश्व के तौर पे जो है पर्यावरण की बात की जाने लगी थी, और अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया जा रहा था उसी टाइम पे, आ, 1960 में। उसी टाइम पे 1960 के दशक के मध्य में ही सामाजिक परिस्थितिकी की अवधारणा का गठन किया गया, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा कि किस ईयर में जो है, कौन से ईयर में और सामाजिक परिस्थितिकी का गठन किया गया था। बाय द लेट 1970s और लेट 1970s तक जो है इट हैड बिकम अ मच मोर विजिबल इशू, ठीक है। तो ये और भी ज़्यादा विजिबल इशू बन गया, मतलब बहुत से लोग इसके बारे में बात करने लगे उसके बाद। 1970s के लास्ट तक बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया था। एमंग द पब्लिक में ये बातें चलने लगी थी। पब्लिक में जो है सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट को लेकर बात चलने लगी थी। क्यों चल रही थी? ड्यू टू इंक्रीज सोसाइटल अपोजिशन टू न्यूक्लियर पावर, क्योंकि उस वक्त जो है न्यूक्लियर पावर का कॉन्सेप्ट चल रहा था। हर देश जो है अपने आप को अपने देश के लिए, अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर पावर बना रहे थे, ठीक। तो अब उस वक्त जो है न्यूक्लियर पावर वेपन जो बनाए जा रहे थे उसके अपोजिशन के लिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज होती है, उसके अपोजिशन के लिए, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उसके अपोजिशन के लिए पब्लिक में जो है सोशल इकोलॉजी की बात चलने लगी थी, और ये बात है 1970s, ठीक। 1970s में ही ये बात चलने लगी थी, और उसी वक्त जो है न्यूक्लियर पावर का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको लोग जो है, जो पब्लिक, आम जनता जो है, कॉमन पब्लिक जो है उसको अपोज कर रही थी। 1970s के दशक के अंत तक परमाणु ऊर्जा के बढ़ते सामाजिक विरोध के कारण ये जनता के बीच एक अधिक स्पष्ट मुद्दा बन गया, ठीक। तो सामाजिक परिस्थिति जो है वो जनता के बीच एक अधिक स्पष्ट मुद्दा बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि उस वक्त जो है परमाणु ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हर देश जो है अपने आप को परमाणु पावर बनाना चाहता था, परमाणु हथियार उससे बनाना चाहता था, ठीक। और इससे जो है पारिस्थितिकी को बहुत नुकसान होता है, ठीक। इसीलिए जो आम जनता थी उसने इसका विरोध किया, सामाजिक विरोध होने लगा इसका, ठीक। और उसी विरोध के चलते जनता में जो है सामाजिक पारिस्थितिकी शब्द का स्पष्ट रूप से इस मुद्दे को उठाया गया, ठीक। और ये बात है 1970s के दशक के अंत तक, ठीक। 1970s के दशक के अंत में ये सब बातें हो रही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कल्चरल इकोलॉजी, सांस्कृतिक परिस्थितिकी। कल्चरल इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एडॉप्टेशन टू सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। तो कल्चरल इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन एडॉप्टेशन मतलब ह्यूमन कैसे एडॉप्ट करते हैं अपने आप को, ह्यूमन कैसे अपने आप को ढालते हैं फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट, अपने फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट में ह्यूमन कैसे अपने आप को ढालते हैं, इसी को कल्चरल इकोलॉजी कहा जाता है। So, cultural ecology is the study of human adaptations to social and physical environment. सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट में कैसे ह्यूमन अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, इस चीज की स्टडी को ही कल्चरल इकोलॉजी कहा जाता है। सांस्कृतिक परिस्थितिकी, क्योंकि हमको सोशल या फिजिकल इन्वायरमेंट में रहने के लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगाता है, इसीलिए इसको कल्चरल इकोलॉजी कहा गया है।
सांस्कृतिक परिस्थितिकी क्या होती है? सांस्कृतिक परिस्थितिकी ये सामाजिक और भौतिक वातावरण के लिए मानव अनुकूलन का अध्ययन है। ये क्या है? मानव अनुकूलन का अध्ययन है कि मानव कैसे अपने आप को अनुकूल बनाता है, किसके? सामाजिक और भौतिक वातावरण। सामाजिक और भौतिक वातावरण के अनुकूल कैसे मानव अपने आप को अनुकूल बनाता है। ठीक, इस चीज का अध्ययन अगर आप करते हैं तो इसको सांस्कृतिक परिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक, तो इसको सांस्कृतिक परिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि किसी भी चीज अगर हमको भौतिक और सामाजिक वातावरण में अपने आप को अनुकूल बनाना है तो उसमें संस्कृति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन अडॉप्टेशन रिफर्स टू बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेस। तो ह्यूमन अडॉप्टेशन जो है कई तरीके से होता है। एक तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी डेवलप होती रहती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी डेवलप होती रहती है। तो ये कैसा है? बायोलॉजिकल अडॉप्टेशन। ठीक, क्योंकि हम अगर उतनी ही बड़े रह जाएं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने आप को एडॉप्टेशन, बायोलॉजिकल एडॉप्टेशन हमारा कैसे होता है? ठीक, हमारी बॉडी धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। ठीक, ह्यूमन एडॉप्टेशन रिफर्स टू बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेस। तो इसमें क्या है? कल्चरल प्रोसेस है, हम कल्चर वगैरह को सीखते हैं। ठीक, अपने आप को सोसाइटी, सामाजिक जो एनवायरनमेंट है उसमें ढालने के लिए हम कल्चर को सीखते हैं। ठीक, और फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए हम लोग बायोलॉजिकल चीज़ें, बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर होते हैं दैट इनेबल टू पॉपुलेशन टू सर्वाइव। और इसी की वजह से जो है हम सर्वाइव कर पाते हैं। कि ह्यूमन अडॉप्टेशन रिफर्स टू बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेसेस। तो ये ह्यूमन अडॉप्टेशन की किसको रिफर करता है? ये बायोलॉजिकल और कल्चरल प्रोसेस दोनों है जो इनेबल करता है किसी भी पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने। रिप्रोड्यूस करना मतलब अपने जैसे एक नए को पैदा करना। ठीक, एंड रिप्रोड्यूस विद इन अ गिवन और चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो जो भी इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव करने के लिए, उसमें रिप्रोड्यूस करने के लिए, या अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसको आप कैसे अडॉप्ट करेंगे। इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसमें कल्चर भी चेंज होता है और बायोलॉजी भी चेंज होती है। ठीक, बायोलॉजिकल चेंज भी आते हैं, कल्चरल चेंज भी आ रहे हैं। तो अगर जो अभी इन्वायरमेंट है उसमें आप कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ये भी बायोलॉजिकल और कल्चरल प्रोसेस है। और अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसको आप कैसे अडॉप्ट करेंगे, ये भी आपका बायोलॉजिकल और कल्चरल प्रोसेस होता है। ठीक, तो मानव अनुकूलन से क्या मतलब है? हम लोगों ने पढ़ा कि मानव अनुकूलन तो मतलब भौतिक और सामाजिक वातावरण में मानव अनुकूलन को ही सांस्कृतिक अ, परिस्थितिकी कहा जाता है। तो मानव अनुकूलन का मतलब क्या है? मानव अनुकूलन का मतलब है जैविक और सांस्कृतिक दोनों प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। मानव अनुकूलन क्या है? जैविक और सांस्कृतिक दोनों प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करता है जो किसी आबादी को किसी दिए गए या बदलते परिवेश में अ, जीवित रहने और पुनरुत्पादन करने में सक्षम बनाता है। ठीक, जो क्या करता है? किसी भी आबादी को, जो भी आबादी है उस आबादी को जो अभी का वातावरण है उसमें जीवित रहने के लिए, और अगर वातावरण बदलता है, ठीक, उसमें जीवित रहने के लिए, या अगर वातावरण बदलता है तो उसमें अपने आप को जीवित रखने के लिए और उसमें पुनरुत्पादन करने के लिए। पुनरुत्पादन मतलब अपने जैसे नए को पैदा करने के लिए। ठीक, आप कैसे उसके सक्षम हो पाते हैं, ये चीज़ें जो है मानव अनुकूलन कहलाती है। और ये कैसी प्रक्रिया है? ये जैविक प्रक्रिया भी है और सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। हम संस्कृत वगैरह मतलब अपनी संस्कृति वगैरह सीखते हैं। ठीक, ताकि हम समाज के अनुकूल हो सके। ठीक, और हमारी बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है वो जैविक प्रक्रियाएं करता है। ठीक, ताकि मतलब जैसे जैसे हम लोग बड़े हों, जो फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि भौतिक वातावरण जो है उसको हम लोग उसके अनुकूल हो पाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसी को मानव अनुकूलन कहा जाता है। जूलियन स्टीवर्ट ये जो है कल्चरल इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप थिंकर को जो है उनके किस टाइप की इकोलॉजी से रिलेटेड है ये याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कल्चरल इकोलॉजी से रिलेटेड कौन से थिंकर है। ठीक, तो जूलियन स्टीवर्ट इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ कल्चरल इकोलॉजी।
ठीक, तो कल्चरल इकोलॉजी के फाउंडर कौन है? जूलियन स्टीवर्ट। ठीक, तो ये याद रखिएगा, कल्चरल इकोलॉजी के फाउंडर हैं जूलियन स्टीवर्ट, और सोशल इकोलॉजी से रिलेटेड हैं मुरे बुक्सिन, और सिर्फ इकोलॉजी से रिलेटेड हैं हंस हैकर। ठीक, ये सारे थिंकर के नाम आपको याद होने चाहिए, और सोशल इकोलॉजी में राधा कमल मुखर्जी भी आ जाते हैं। ठीक, जूलियन स्टीवर्ट इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द कल्चरल इकोलॉजी, तो इन्हीं को कल्चरल इकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। जूलियन स्टीवर्ट को सांस्कृतिक परिस्थितिकी का संस्थापक माना जाता है। ठीक, और ये एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जूलियन स्टीवर्ट को सांस्कृतिक परिस्थितिकी का संस्थापक माना गया। In 1962, anthropologist Charles O. Freck defined cultural ecology as the study of the role of culture as a dynamic component of any ecosystem. ठीक, तो 1962 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो थे चार्ल्स ओ फ्रेक, इनका नाम था चार्ल्स ओ फ्रेक। इन्होंने कल्चरल इकोलॉजी को डिफाइन किया है एज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ कल्चर। ठीक, स्टडी ऑफ द रोल ऑफ कल्चर मतलब कल्चर का क्या रोल है एज ए डायनेमिक कंपोनेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम का में कल्चर का क्या रोल है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? कल्चरल इकोलॉजी कहा जाता है। ये डेफिनेशन दिया था चार्ल्स ओ फ्रेक। तो ये डेफिनेशन भी याद रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा। तो जूलियन स्टीवर्ट फाउंडर थे और उसके डेफिनेशन दिया है चार्ल्स ओ फ्रेक ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, और इन्होंने 1962 में ये डेफिनेशन दी। ये कहते हैं कि कल्चरल इकोलॉजी क्या है? एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में सबसे डायनामिक कंपोनेंट क्या होता है? कल्चर। और कल्चर का रोल क्या है किसी भी इकोसिस्टम में? कल्चर का रोल क्या है, इसकी स्टडी को ही कल्चरल इकोलॉजी कहा जाता है। 1962 में मानव विज्ञानी चार्ल्स ओफ्रेक ने सांस्कृतिक परिस्थितिकी को किसी भी परिस्थितिकी तंत्र के एक गतिशील घटक के रूप में सांस्कृतिक की भूमिका का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। ठीक, तो चार्ल्स ओफ्रेक ने कैसे सांस्कृतिक परिस्थितिकी को परिभाषित किया है? इन्होंने इसको परिभाषित किया है 1962 में। ठीक, और ये कहा है कि किसी भी परिस्थितिकीय तंत्र के एक गतिशील घटक के रूप में संस्कृति की भूमिका का अध्ययन अगर आप लोग करते हैं, ठीक, अगर आप किसी भी परिस्थितिकीय तंत्र के एक गतिशील घटक के रूप में संस्कृति की भूमिका क्या है उसका अध्ययन करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक परिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक, तो इनकी डेफिनेशन याद रखिएगा, हो सकता है आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ लिया जाए कि ये डेफिनेशन किसकी है। टू डिफाइंड cultural ecology is the study of the role of culture as a dynamic component of any ecosystem। इसमें जो है सांस्कृतिक परिस्थितिकी को किसी भी परिस्थितिकी तंत्र के एक गतिशील घटक के रूप में संस्कृति की भूमिका का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। तो आपका आंसर होगा चार्ल्स ओ फ्रेक। ठीक, और ये डेफिनेशन इन्होंने 1962 में दी थी, ये याद रखिएगा। तो दो नाम याद रखने हैं कल्चरल इकोलॉजी में, एक स्टीवर्ट और दूसरा चार्ल्स ओ फ्रेक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कल्चरल इकोलॉजी एक्सप्लेन दैट ह्यूमन आर पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट। कल्चरल इकोलॉजी क्या है? कहती है कि ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट का पार्ट एंड बोथ अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय द अदर, और दोनों एक दूसरे के साथ अफेक्ट होते हैं और अफेक्ट किए जाते हैं। मतलब कि ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है और इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन से अफेक्टेड होता है। ठीक, दोनों का असर एक दूसरे पे होता है। इन्वायरमेंट का असर ह्यूमन बीइंग पे होता है और ह्यूमन बीइंग का असर इन्वायरमेंट पे होता है। ये कल्चरल इकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। तो कल्चरल इकोलॉजी एक्सप्लेन दैट ह्यूमन आर पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट एंड बोथ अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय अदर। सांस्कृतिक परिस्थितिकी बताती है कि मनुष्य अपने पर्यावरण का हिस्सा है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को
प्रभावित करते हैं। ठीक, और ये मनुष्य जो है वो क्या है, पर्यावरण का एक हिस्सा है। ये कौन बताता है, ये सांस्कृतिक परिस्थितिकी बताती है। ठीक, तो सांस्कृतिक परिस्थितिकी बताती है कि जो मनुष्य है वो पर्यावरण का हिस्सा है, और ये जो है मनुष्य जो है वो पर्यावरण का हिस्सा है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, तकनीकी संबंधी परिवर्तन। तकनीक संबंधी परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज। इकोलॉजी में इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आए वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि पूरा यूनिट आपका इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। टेक्नोलॉजिकल चेंज, तकनीक संबंधी परिवर्तन। टेक्नोलॉजिकल चेंज और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या तो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंज आप कहिए या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोसेस। ठीक, तो ये कहते हैं कि क्या है, ये ओवरऑल प्रोसेस है किस चीज़ का, इन्वेंशन का, कि कैसे टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, कैसे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है, और किस तरह से टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन हो रहा है सोसाइटी में। इन सारे टेक्नोलॉजिकल को या प्रोसेस को टेक्नोलॉजिकल चेंज या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक, तकनीकी संबंधी परिवर्तन क्या है, तकनीकी परिवर्तन या तकनीकी विकास। तकनीकी परिवर्तन को आप तकनीकी विकास भी कह सकते हैं। ये आविष्कार, नवाचार और प्रौद्योगिकी या प्रक्रियाओं के प्रसार की समग्र प्रक्रिया है। ठीक, तो तकनीकी परिवर्तन क्या है, ये आविष्कार, नवाचार और प्रौद्योगिकी या प्रक्रियाओं या उसकी प्रक्रियाओं के प्रसार, उसके प्रसार का ही समग्र प्रक्रिया। ठीक, इसी को तकनीक संबंधी परिवर्तन या तकनीकी परिवर्तन या तकनीकी विकास भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए मॉडलिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज कैसे होता है, मॉडलिंग तकनीकी परिवर्तन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, आविष्कार होता है। ठीक, सबसे पहले इन्वेंशन होता है, यानी कि सबसे पहले आविष्कार होता है। फिर उसका इनोवेशन होता है। ठीक, उसको नए नए तरीके से और डेवलप किया जाता है। ठीक, कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है तो शुरू में बहुत प्रिमिटिव स्टेज में होती है, धीरे धीरे उसको इनोवेट किया जाता है, एक नए तरीके से उसमें और भी फीचर्स जोड़े जाते हैं। ठीक, जैसे आप मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो क्या होता है, उसमें धीरे धीरे अपडेट आते रहते हैं ना, तो उसी को इनोवेशन कहा जाता है। इन्वेंशन, इनोवेशन, उसके बाद डिफ्यूजन, और फिर उसको कैसे लोग जो है उस टेक्नोलॉजी को कैसे समाज में फैलाया जाता है, उसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। कैसे लोग इस्तेमाल करने लगते हैं धीरे धीरे, उसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। कैसे लोगों तक पहुंचती है ये टेक्निक, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्वेंशन होता है, यानी कि आविष्कार होता है। उसके बाद इनोवेशन होता है, यानी कि नवाचार होता है। उसके बाद डिफ्यूजन होता है, यानी कि प्रसार होता है। ठीक, पहले इन्वेंशन यानी कि आविष्कार, दूसरा इनोवेशन यानी कि नवाचार, उसके बाद डिफ्यूजन यानी कि प्रसार। ठीक, तो ये तीन स्टेप होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजिकल चेंज के या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि ये मॉडलिंग का जो प्रोसेस है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आता है इन्वेंशन, यानी कि आविष्कार। द क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, किसी नए चीज के क्रिएशन को ही इन्वेंशन कहा जाता है। इन्वेंशन मतलब क्या होता है, खोज होता है। तो किसी नई चीज को अगर आप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसी को इन्वेंशन कहा जाता है। और अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक, या मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत तेजी से जो है उसका डेवलपमेंट हो। दिस इज ऑफन इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये ज़्यादातर जो है इन्वेंशन जो है वो किसमें इंक्लूड किया जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। एंड रिलाइज ऑन रिसर्च, ये ज़्यादातर रिसर्च पर निर्भर होता है, और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को ही इन्वेंशन कहा जाता है। ठीक, तो पहले रिसर्च होता है, रिसर्च के बाद इन्वेंशन होता है। किसी भी चीज़ का इन्वेंशन होने के लिए सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च होती है, फिर नई चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो किसी नई चीज़ का क्रिएशन, किसी नई चीज़ का डेवलपमेंट, जिसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की बात की जाती है, इसी को इन्वेंशन कहा जाता है। ठीक, और ये पूरी तरीके से रिसर्च पर ही निर्भर होता है।
आविष्कार कुछ नया या सफलता तकनीक का निर्माण। ठीक, तो कुछ नया या सफलता तकनीक का निर्माण को ही आविष्कार कहा जाता है, या अक्सर उत्पाद विकास की प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक, तो ये ज़्यादातर हम लोग उत्पाद विकास की ही बात करते हैं इसमें। आविष्कार में हम लोग ज़्यादातर उत्पाद विकास की ही बात करते हैं कि उत्पादन में क्या विकास आया, उत्पाद में क्या विकास आया, उस प्रक्रिया की हम लोग बात करते हैं। और ये ज़्यादातर अनुसंधान पर ही निर्भर होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के आविष्कार के लिए सबसे पहले उस चीज़ का अनुसंधान होता है। कोई भी चीज़, कोई भी अगर आदमी है, अगर वो एक नई चीज़ इन्वेंट करना चाह रहा है, नई चीज़ का आविष्कार करना चाह रहा है, तो पहले उससे रिलेटेड अनुसंधान करेगा, तभी तो उसका आविष्कार कर पाएगा। ठीक, तो ये ज़्यादातर किस पे निर्भर होता है, ये आविष्कार पे ही निर्भर होता है। ठीक, this can be demonstrated in the invention of the spreadsheet software। ठीक, इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के आविष्कार में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर का इन्वेंशन हुआ, इसको भी आप इन्वेंशन कह सकते हैं। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द इन्वेंशन ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। न्यूली इन्वेंटेड टेक्नोलॉजीज आर कन्वेंशनली पेटेंटेड। तो जो नई इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी होती है वो पेटेंटेड होती है। पेटेंटेड होती है मतलब कि लोग अपने नाम से उसको रजिस्टर्ड कराते हैं कि इसको इन्वेंट किसने किया है। ठीक, इसको जिसने जिसने भी इन्वेंट किया होता है वो पेटेंट कराता है अपने नाम से कि उसने ही उसको इन्वेंट किया, क्योंकि बाद में भी कोई ना कोई उसको इन्वेंट कर सकता है। ठीक, लेकिन एक बार जिसने कर दिया उसी के नाम पे वो रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक, अब कोई अगर खुद से भी कर रहा है, भले ही कॉपी नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसके नाम से रजिस्टर्ड, उसके नाम से पेटेंट नहीं हो सकता। तो जो भी नई इन्वेंटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं वो कन्वेंशनल, मतलब आमतौर पे वो जो है पारंपरिक तरीके से कह सकते हैं वो पेटेंटेड होती है। ठीक, दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द इन्वेंशन ऑफ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। न्यूली इन्वेंटेड टेक्नोलॉजीज आर कन्वेंशनली पेटेंटेड। इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के आविष्कार में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, तो इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के आविष्कार में प्रदर्शित किया जा सकता है। नई आविष्कृत तकनीकी जो है वो पारंपरिक रूप से पेटेंट कराया जाता है। इसका जो है पारंपरिक रूप से पेटेंट कराया जाता है। बहुत जमाने से ये चलता आ रहा है कि जो भी नई चीज़ों का आविष्कार होता है उसका पेटेंट कराया जाता है। तो इसे आप जो है, यानी कि आविष्कार को आप शीट सॉफ्टवेयर के आविष्कार में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, और जो भी नई तकनीकें, जो भी नई आविष्कृत तकनीकी आती हैं, उसका पारंपरिक तरीके से, यानी कि बहुत पहले से ये चलता आ रहा है कि जिसने भी उस चीज़ की खोज करता है, जो भी उस चीज़ का आविष्कार करता है, वो अपने नाम पे उसको पेटेंट कराता है, यानी कि उसने ही उसको बनाया है, उसने उसको और उसका आविष्कार किया है। अब कोई अगर उसका आविष्कार करता है, ठीक, तो उसके नाम पे वो पेटेंट नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले वो हो चुका है। भले ही वो पूरी तरीके से खुद करे, कॉपी ना करे, लेकिन अगर वही सेम चीज़ बनाता है तो वो उसके नाम पे पेटेंट नहीं हो सकता उसका। ठीक, तो इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के आविष्कार में प्रकाशित किया जा सकता है। नई आविष्कृत तकनीकों का पारंपरिक रूप से पेटेंट कराया जाता है। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन लास्ट में हम लोग इनोवेशन करते हैं, क्योंकि इन्वेंशन के बाद इनोवेशन आता है, उसके बाद डिफ्यूजन आता है। ठीक, तो इनोवेशन है रोगर्स प्रपोज दैट। तो यहाँ पे नाम है एक, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, रोगर्स प्रपोज दैट देयर आर 5 मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दैट इन्फ्लुएंस एक्सेप्टेंस। ठीक, तो कहते हैं कि 5 मेन एट्रीब्यूट हैं किसी भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के। ठीक, जो इन्फ्लुएंस करता है उसके एक्सेप्टेंस को, मतलब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, उसके एक्सेप्टेंस को ये इन्फ्लुएंस करता है। तो 5 एट्रीब्यूट्स बताए हैं रोजर्स ने। रोजर्स ने प्रस्तावित किया है कि नवीन तकनीक की 5 मुख्य विशेषताएं। तो नवाचार में रोजर्स ने प्रस्तावित किया है कि जो भी नवीन तकनीक होती हैं उनके 5 विशेषताएं हैं, और यही विशेषताएं जो है प्रभावित करती हैं उसकी स्वीकृति को। ठीक, इस समाज में लोग उसको स्वीकार करेंगे या नहीं, उस स्वीकृति को कौन प्रभावित करता है, ये 5 विशेषताएं प्रभावित करती हैं। वो 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? He called these criteria ACCTO। ठीक, इस क्राइटेरिया को उन्होंने ACCTO
टीओ कहा है, जो किससे है, विच स्टैंड फॉर एडवांटेज। तो ए से क्या होता है, एडवांटेज, यानी कि उस जो टेक्निक, जो नई टेक्निक का इनोवेशन हुआ है, ठीक, उसका एडवांटेज क्या है। अगर उसका एडवांटेज पुरानी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा होगा तभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो पुरानी ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ये पहली क्राइटेरिया होती है कि उसका एडवांटेज जो है, जो पहले की टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी लोग जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो वो पुराने पे ही निर्भर रहेंगे, पुराना ही यूज़ करेंगे। भाई नया मोबाइल आप क्यों खरीदते हैं, ठीक, आप इसीलिए नया मोबाइल खरीदते हैं भाई, 14 प्रो के बाद 15 प्रो क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एडवांटेज, कुछ ना कुछ फीचर जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, तभी आप उसको खरीदते हैं। ए फॉर एडवांटेज, यानी कि जो भी नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा उसका एडवांटेज क्या है। सी फॉर कंपेटेबिलिटी, सी फॉर कंपेटेबिलिटी, मतलब उसको आप चला पाते हैं या नहीं, कंपेट कर पाते हैं उससे कि नहीं, जो भी टेक्नोलॉजी बन रही है, नई टेक्नोलॉजी जो भी बनेगी उससे आप कंपेटेबल हैं या नहीं, मतलब उसको यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बन जाए जो आपकी समझ में ही नहीं आ रही है तो आप फिर उसका यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। ए फॉर एडवांटेज, सी फॉर कंपेटेबिलिटी और सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी और टी फॉर ट्रायलेबिलिटी। ठीक, ट्रायलेबिलिटी मतलब उसको बार बार आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि नहीं, ट्रायल कर सकते हैं उसका कि नहीं। ठीक, ट्रायलेबिलिटी, ठीक, तो टी फॉर ट्रायलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, और नेक्स्ट जो है वो ऑब्जर्वेबिलिटी। ये 5 जो है एट्रीब्यूट्स हैं, 5 फीचर हैं, जिसके बेस पे कोई जो नया इन्वेंशन होता है उसको, जिसके बेस पे जो नया इन्वेंशन होता है उसको जो भी लोग होते हैं समाज के या सोसाइटी के मेंबर जो होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी का एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस जो है वो किस पे बेस्ड होता है, वो इसी 5 चीज़ों पे बेस्ड होता है, ACCTO पे, यानी कि एडवांटेज, कंपेटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रायबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। उन्होंने इन मानदंडों को ACTO कहा, ACCTO कहा। ठीक, हिंदी में ACCTO नहीं होगा, हालांकि इसमें जो है एडवांटेज, कंपेटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रायबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी इंग्लिश में ही दिया हुआ है ये, लेकिन इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए था। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा ट्रांसलेशन इसका। ACCTO क्या है, एडवांटेज, यानी कि उसका फायदा क्या है, ठीक, उसका लाभ क्या है, कंपेटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, ट्रायबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी। तो ये 5 चीज़ें, 5 फीचर्स ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ को स्वीकृत होने देंगी या नहीं उस पर निर्भर करता है। वो स्वीकृत होगा कि नहीं ये निर्भर करता है इन्हीं 5 चीज़ों पे, जो भी नया इन्वेंशन हो रहा है, नया जो भी नवाचार हो रहा है वो। तो ये किसने कहा था, रोजर ने कहा था, ये याद रखिएगा। रिलेटिवली एडवांटेज मे बी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो जो एडवांटेज है, जो सबसे पहले एडवांटेज की बात की जा रही है, एडवांटेज हो सकता है इकोनॉमिक भी हो सकता है या नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। हो सकता है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उससे आपकी जितनी इकोनॉमी हो रही थी उतना ही आपकी इकोनॉमी नई टेक्नोलॉजी से भी हो रही है, लेकिन एडवांटेज उसके कुछ ना कुछ और है, मतलब उसके यूज करने के एडवांटेज कुछ और है, आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं आप, ये कुछ भी एडवांटेज हो सकता है। तो एडवांटेज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपका सिर्फ इकोनॉमिक एडवांटेज हो, एडवांटेज दोनों हो सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एडवांटेज हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एडवांटेज हो। एंड इज द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज सीन एज सुपीरियर टू प्रीवियस। और ये एक ऐसी डिग्री है, मतलब इसी से हम देखते हैं ना कि जो पहले की इन्वेंशन थी, पहले की जो इनोवेशन थे उससे आज का जो इनोवेशन इनोवेशन है वो कैसे सुपीरियर है, वो कैसे जो है उससे अच्छा है। मैंने पहले ही बोला है कि आप हमेशा ये जो है एनालाइज करते हैं कि जो पहले की इनोवेशन है और जो अभी की इनोवेशन है उन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आपको लगेगा कि ये जो है पहले के इनोवेशन से अच्छी है तभी आप दूसरा जो नया इनोवेशन है उसको यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है कंपेटेबल हो चुके हैं पहले वाली जो इनोवेशन थी उसके साथ कंपेटेबल हो चुके हैं। अब जो है आपको नए के साथ कंपेटेबल होना है, तो आप फ़ायदा देखेंगे तभी होंगे, नहीं तो पुराना ही यूज़ करेंगे। ठीक, फुलफिलिंग द सेम नीड्स, क्या वो सेम नीड्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं, और कैसे जो है जो पहले की इनोवेशन है
वो अभी की इनोवेशन से अच्छे हैं, सुपीरियर। ठीक, इस चीज़ का हमेशा आदमी ध्यान रखता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा तो हम चेक करेंगे, जो भी वो काम करता है, जो भी वो उस नीड को पूरा करता है, ठीक, हम चेक करते हैं कि जो पहले की इनोवेशन थी, पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, उससे बेहतर ये क्या कर लेता है। अगर लगेगा कि हाँ उससे बेहतर कुछ कर लेता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक, ठीक, तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आप पुराने पे ही रहेंगे, क्योंकि पुराने के साथ आप कंफर्टेबल हो चुके हैं, पुराने के साथ आप घुल मिल गए हैं। ठीक, सापेक्ष लाभ आर्थिक या गैर आर्थिक हो सकता है। तो जो भी सापेक्ष लाभ लाभ है वो या तो आर्थिक हो सकता है या गैर आर्थिक हो सकता है। उसमें आपको जो भी नया नवाचार हो रहा है उसमें या तो आपको आर्थिक लाभ हो सकता है या गैर आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ लाभ होगा। और ये वो डिग्री है, मतलब कि ये सापेक्ष लाभ और ये नवाचार क्या है, ऐसी डिग्री है, ये लाभ क्या है, एक ऐसी डिग्री है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो नवाचार है, एक नवाचार को समान जरूरतों को पूरा करने वाले पिछले नवाचार से बेहतर माना जाता है। ठीक, तो हम हमेशा ये चेक करते हैं कि जो एक जरूरत है, उस जरूरत के लिए जो पहले से नवाचार मौजूद है, उससे आज का नवाचार कैसे बेहतर है, इस चीज को हमेशा हम चेक करते हैं। इसी को लाभ कहा जाता है। ठीक, तो जब आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा लाभ है, पिछला जो नवाचार है उससे आज का जो नवाचार है उसमें ज़्यादा लाभ है, चाहे वो आर्थिक लाभ हो या गैर आर्थिक लाभ हो, तभी आप जो नया जो नवाचार होता है उसको स्वीकृत करते हैं, क्योंकि आप पुराने के साथ घुल मिल गए हैं। अगर आपको लगेगा कि पुराने जैसा ही है तो आप पुराने के साथ ही रहेंगे। सपोज करिए अगर आईफोन 16 प्रो मैक्स जो निकले वो 15 के जैसा ही हो, मतलब कोई डिफरेंस ना हो, सिर्फ नाम का डिफरेंस हो, तो आप कहेंगे कि फिर क्या फ़ायदा करें? अगर कोई नया फीचर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या फ़ायदा करें? कुछ भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर कंपनी खुद कह दे कि नहीं ये 15 प्रो मैक्स ही है, इसका हमने नाम बदल के 16 प्रो मैक्स कर दिया, ठीक, तो आप कभी नहीं खरीदेंगे उसको। अगर जिसके पास है 15 प्रो मैक्स वो कभी नहीं खरीदेगा दूसरा, 15 प्रो मैक्स क्यों खरीदेगा? इसीलिए कंपनी पहले आपको बताती है कि हाँ हम जो नया फ़ोन निकालने जा रहे हैं उसमें पिछले फ़ोन के मुकाबले में क्या-क्या नए फीचर हैं, ताकि आप जो है लाभ आपको पता चले, तब आप खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। ठीक, तो जो भी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है, आप उसमें पहले एडवांटेज चेक करते हैं कि पिछली जो टेक्नोलॉजी थी उसका और इसका दोनों का एडवांटेज क्या है। ठीक, इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। ठीक, अब ये जो है एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि आपको लगेगा कि आपको एडवांटेज अच्छा मिल रहा है तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, द हायर द रिलेटिव एडवांटेज। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि जितना ज़्यादा एडवांटेज होगा उतना लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, उतना लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक, द हायर द रिलेटिव एडवांटेज द हायर द एडॉप्टेशन लेवल। जितना अच्छा एडवांटेज होगा, जितना ज़्यादा एडवांटेज होगा, उतना एडॉप्शन लेवल मतलब एडॉप्टेशन लेवल बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक, और अगर एडॉप्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका एडवांटेज बहुत है। ठीक, तो जितना ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा एडवांटेज होगा उतना ज़्यादा लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, जैसे मैंने अभी बताया 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स का एग्जांपल। ठीक, तो अगर मान लेते हैं 15 प्रो मैक्स में 14 के मुकाबले में 2-3 फीचर बढ़ा है। ठीक, मैंने नहीं पढ़ा है फीचर क्या है, मैं अपने ही एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक, तो 15 और 14 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स के बीच में 2-3 फीचर हो सकता है उसने बढ़ा दिया। तो अगर आप 15 और 16 के बीच में इतना डिफरेंस हो कि 10 नए फीचर आ जा रहे हैं 16 में, तो लोग अ, इसके मुकाबले में जिस मुकाबले में 15 प्रो मैक्स खरीद रहे हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा खरीदेंगे 16 प्रो मैक्स। ठीक, क्योंकि आपको उसमें एक साथ 10 फायदे मिल जा रहे हैं। ठीक, तो जितना ज़्यादा एडवांटेज होगा उतना ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये स्वीकृति से सकारात्मक रूप से संबंधित, स्वीकृति से सकारात्मक रूप लाभ जो है वो स्वीकृति से सकारात्मक रूप से संबंधित है। उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हैं कि जितना उच्च सापेक्ष लाभ होगा, जितना ज़्यादा लाभ होगा, उतना उच्च जो है लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, लोग उसको स्वीकृत करेंगे। उतना ज़्यादा लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, लोग उसको स्वीकृत करेंगे। ठीक,
जितना ज़्यादा सापेक्ष लाभ होगा उतना ज़्यादा लोग उसको स्वीकृत करेंगे, उतना ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, समझ में आ गया क्या होता है, एडवांटेज का फायदा क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग डिफ्यूजन करते हैं। ठीक, अब इनोवेशन हो गया, इनोवेशन के बाद डिफ्यूजन होता है। ठीक, डिफ्यूजन यानी कि प्रसार। डिफ्यूजन pertains to the spread of a technology through a society or industry। ठीक, तो डिफ्यूजन किससे रिलेटेड है, टू द स्प्रेड ऑफ अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे फैलती है, थ्रू अ सोसाइटी और इंडस्ट्री। एक सोसाइटी में या इंडस्ट्री में कोई भी टेक्नोलॉजी कैसे फैलती है उसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक, कोई भी टेक्नोलॉजी कैसे फैलती है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इंडस्ट्री में, उसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। प्रसार क्या है, प्रसार एक समाज या उद्योग के माध्यम से एक प्रौद्योगिकी के प्रसार से संबंधित है। ठीक, कैसे जो है समाज में या किसी उद्योग में जो भी प्रौद्योगिकी है वो कैसे प्रसार उसका होता है, इसी को प्रसार कहा जाता है। मतलब वो कैसे फैलती है उसी को प्रसार कहा जाता है। ठीक, कोई भी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, इनोवेशन हुआ, उसके बाद उसमें उसका प्रसार कैसे होगा, वो कैसे सोसाइटी में फैलेगा, तो समाज के जरिए या उद्योग के जरिए फैलाया जाता है, उसी को प्रसार कहा जाता है। द डिफ्यूजन ऑफ अ टेक्नोलॉजी थ्योरी जनरली फॉलोज एन एस शेप कर्व। ठीक, तो टेक्नोलॉजी थ्योरी का जो डिफ्यूजन है, टेक्नोलॉजी थ्योरी का जो भी टेक्नोलॉजी है उसका डिफ्यूजन कैसे होता है, एस शेप कर्व के जरिए होता है। एस शेप कर्व के जरिए होता है। कैसे, एज अर्ली वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी आर रादर अनसक्सेसफुल, followed by a period of successful innovation with high level of adaptation, and finally a off dropping off in adaptation as a technology reaches its maximum potential in a market। तो ये एस शेप कर्व को फॉलो करता है, एस शेप कर्व को फॉलो करता है ये। क्या होगा न्यूज से, एस शेप आपने देखा होगा, यहाँ पे एस बना हुआ है। ठीक है, ठीक, एस शेप बना हुआ है। एस शेप में जो है टेक्नोलॉजी हमेशा डिफ्यूज टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन हमेशा एस शेप में ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे बता रहा है कैसे होता है, एज अर्ली वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पहले का वर्जन है टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी का जो पहले का वर्जन है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं रह जाता है। फिर उससे उसके बाद एक सक्सेसफुल वर्जन आता है, सक्सेसफुल इनोवेशन विद हाई लेवल ऑफ एडॉप्टेशन, जिसको हाई लेवल पे अडॉप्ट किया जाता है। एंड फाइनली अ ड्रॉपिंग ऑफ इन एडॉप्टेशन, और फिर जो है उसका भी एडॉप्टेशन घटने लगता है, धीरे धीरे उसका भी एडॉप्टेशन लगता है, जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी है अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाती है, उसका फिर एडॉप्टेशन घटने लगता है, फिर नया इनोवेशन होता है। तो इसी तरह चलता रहता है। ठीक, पहले जो पहले का इनोवेशन है वो अनसक्सेसफुल होता है, फिर उसके उसके बदले में सक्सेसफुल इनोवेशन होता है, उसको लोग बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने लगते हैं। फिर जब वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाता है तो लोग उसको फिर एडॉप्टेशन लेवल उसका घटता जाता है, फिर एक नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। इसी तरह ये एस शेप कर्व को फॉलो करता है, जो भी
नई टेक्नोलॉजी होती है उसमें डिफ्यूजन। एक प्रौद्योगिकी सिद्धांत का प्रसार आमतौर पर एक एस आकार के वक्र का अनुसरण करता है। ठीक, तो जो प्रौद्योगिकी सिद्धांत है उसका प्रसार आमतौर पर एक एस आकार के वक्र का अनुसरण करता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के शुरुआती संस्करण असफल होते हैं। ठीक, जो पहले से संस्करण है, पहले से शुरुआती संस्करण है, वो असफल हो जाते हैं। प्रौद्योगिकी के शुरुआती जो है संस्करण है, यानी कि शुरुआत में जो प्रौद्योगिकी मौजूद है वो असफल हो जाती है। ठीक, उसके बाद अ, मतलब उसको स्वीकृत करने, गोद लेने नहीं, स्वीकृत करने के उच्च स्तर के साथ सफल नवाचार की अवधि होती है। ठीक, सफल नवाचार की अवधि होती है। फिर जो है जब पहले का जो नवाचार है वो असफल हो जाता है, तो एक सफल नवाचार बनाया जाता है। इसको लोग उच्च स्तर पर उसको स्वीकृत करते हैं। फिर जब वो अपने स्वीकृति के अपने मतलब जो उसका अपनी एक अधिकतम क्षमता है वहाँ तक पहुँच जाती है, लोग उसको अडॉप्ट करते करते उसको मतलब स्वीकृत करते करते इतनी ज़्यादा जनसंख्या पहुँच जाती है कि वो अपनी क्षमता तक, अधिकतम क्षमता तक पहुँच जाती है। क्योंकि हमेशा जो है मान लेते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी है आज के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक, लेकिन धीरे धीरे जब नीड आपकी डिमांड बढ़ती गई, डिमांड बढ़ने के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी अब काम की नहीं रह जाएगी। आपने देखा होगा पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो उस जमाने की काम की थी, तभी लोग उसको अडॉप्ट कर रहे थे। ठीक, तभी उसको लोग स्वीकृत कर रहे थे। आज के ज़माने में वो टेक्नोलॉजी काम की नहीं है, इसीलिए वो ख़त्म हो गई। उसको अब लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। जैसे रेडियो वगैरह पहले आते थे, आपने देखा होगा अगर। ठीक, रेडियो है या मतलब टेप रिकॉर्डर वगैरह होते थे, वो लोग खरीदते थे क्योंकि उस वक्त वो काम की चीज़ थी उनकी। आज नहीं है काम की चीज़, इसलिए लोग नहीं खरीद रहे हैं उसको। ठीक, अब मोबाइल में ही सारी चीज़ उनको मिल जाती है या लैपटॉप वगैरह में उनको सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वो रेडियो वगैरह क्यों खरीदें। इसी तरह चलता रहता है। जो भी प्रौद्योगिकी का नवाचार होता है वो इसी तरह चलता रहता है। पहले की जो टेक्नोलॉजी है वो काम की नहीं रह जाती है, तो एक नई टेक्नोलॉजी बनती है, एक नया नवाचार आता है, उसको लोग बहुत बड़े लेवल पे स्वीकृत करते रहते हैं। और जब वो अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाता है, यानी कि अब जो है वो किसी काम का नहीं रह जाता है, तब लोग जो है फिर धीरे धीरे उसको स्वीकृत करना बंद कर देते हैं, फिर एक नया नवाचार बनता है। ठीक, जैसे शुरुआत में क्या आया था, हाँ, जो मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं थी शुरुआत में, एक सादी मोबाइल हुआ करती थी। ठीक, तो लोग उसको खरीदते थे क्योंकि उस वक्त उसकी ज़रूरत थी। लोग फ़ोन कॉल करने के लिए उसको खरीदते थे। अभी जो है लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके उसका काम नहीं है। ठीक, आज के ज़माने में लोग उसको नहीं स्वीकृत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक अगर मल्टीमीडिया मोबाइल लेते हैं, स्मार्टफ़ोन लेते हैं अगर हम लोग, तो स्मार्टफ़ोन में बहुत सारी चीज़ें, कॉल के साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी हमें आज ज़रूरत है। ठीक, ऐसे ही चलता रहता है। पहले का जो नवाचार है वो फेल हो जाता है, फिर दूसरा नवाचार आता है, वो चलता रहता है, उसको लोग बड़े लेवल पे स्वीकृत करते रहते हैं। वो नवाचार जब फेल होने लगता है उस ज़माने के हिसाब से, तो फिर एक नया नवाचार आता है और पुराना नवाचार लोग रिजेक्ट करते रहते हैं, नया नवाचार स्वीकृत करते रहते हैं। ठीक, ऐसे ही चलता रहता है, डिफ्यूज़न ऐसे ही होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज एज सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में तकनीकी परिवर्तन। एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अ, तकनीकी परिवर्तन क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज एज सोशल प्रोसेस। Underpinning the idea of technological change as a social process is a general agreement on the importance of social context and communication। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज को हम लोग सोशल प्रोसेस मान सकते हैं कि नहीं, ये क्या है, जनरल एग्रीमेंट है ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कम्युनिकेशन। सोशल कॉन्टेक्स्ट और कम्युनिकेशन के उसमें हम लोग देखें तो ये क्या है, एक जनरल एग्रीमेंट। एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में तकनीकी परिवर्तन के विचार को रेखांकित करना। ठीक, जो भी तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं उसको आप सामाजिक प्रक्रिया मानेंगे कि नहीं, इस पे इसको रेखांकित करना। सामाजिक संदर्भ और संचार के महत्व पर एक समान सहमति। ठीक,
इससे रिलेटेड क्या है, सामाजिक संदर्भ में और संचार के मार्ग पर एक समान सहमति है। सब लोग जो है इसको मानते हैं कि जो तकनीकी परिवर्तन है वो सामाजिक प्रक्रिया, ठीक, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो सोशल प्रोसेस है, ये सारे लोग मानते हैं। ठीक। हाँ, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी स्टार्ट किए हैं, 7th यूनिट स्टार्ट किए हम लोग। एक कॉन्सेप्ट हम लोग का 6 यूनिट में बचा है, फ्रॉम स्टडीज की, वो बची हुई है। हम लोग लास्ट में करेंगे उसको, क्योंकि लास्ट में हम लोग जितने भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सारी यूनिट से पूछे जाते हैं जो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ऐड करता रहता हूँ सिलेबस में, जो भी नहीं है फिर भी मैं ऐड करता रहता हूँ जो पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं कि शुरू में उसको ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक यूनिट बहुत लंबी खींच जाएगी। तो लास्ट में हम लोगों ने किया है कि एक हफ्ते के लिए, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो तकरीबन 23 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। फिर 23 अक्टूबर से हम लोग 30 अक्टूबर तक 7 दिन में जो भी हर यूनिट से यूनिट वाइज देखेंगे, हर यूनिट से जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा थिंकर्स के बारे में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक, तो उसमें हम लोग उसको स्टडी करेंगे। सो जो भी सामाजिक, जो भी तकनीकी परिवर्तन है उसको सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है, ये इसमें सारे लोगों की सहमति है। सिलेबस से बाहर नहीं कह सकते आप, लेकिन चूंकि रिलेटेड होता है सिलेबस से, बाहर नहीं कह सकते। सिलेबस में हमारे नहीं दिया होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो सिलेबस में नहीं दिए होते हैं लेकिन वो पूछा जाता है। ठीक, वो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सोशोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट को वो सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक। According to this model, technological change is seen as social process involving producer and adopters and others, such as government, who are profoundly affected by cultural setting, political institution and marketing strategy. According to this model, यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंज एज सोशल प्रोसेस के मॉडल अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है, उसको एक सोशल प्रोसेस के तौर पे देखा जाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज इज सीन एज सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रोड्यूसर, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होते हैं, एडॉप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। एडॉप्टर मतलब एक तो प्रोड्यूसर जिसने उस टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस किया, एक एडॉप्टर जो उसको एडॉप्ट कर रहा है यानी कि जो कंज्यूमर है वो। ठीक, और दूसरे लोग जैसे कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उस चीज़ को अलाउ करेगी तभी तो वो लोग उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। कोई भी प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी टेक्नोलॉजिकल चेंज में। हु आर प्रोफाउंडली अफेक्टेड, अब ये सारे लोग जो प्रोड्यूसर हैं, डॉक्टर हैं या गवर्नमेंट हैं, ये सारे लोग अफेक्ट होते हैं किससे, कल्चरल सेटिंग से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से। कल्चरल सेटिंग भी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप किसी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये आपका कल्चर पर डिपेंड करता है, आपका कल्चर उस चीज़ को अलाउ करता है या नहीं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उस चीज़ को अलाउ करता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी भी टेक्नोलॉजिकल चेंज को। ठीक, तो कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है उसमें प्रोड्यूसर, एडॉप्टर और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हैं, दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। ठीक, जो जो अफेक्टेड होते हैं किससे, कल्चरल सेटिंग से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। ठीक, इस मॉडल के अनुसार तकनीकी परिवर्तन को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसमें निर्माता, अपनाने वाले और अन्य जैसे कि सरकार शामिल होते हैं। ठीक, तो इस मॉडल को के अनुसार हम ये देखते हैं कि जो तकनीकी परिवर्तन है वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, जो भी तकनीकी परिवर्तन है वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसको इस रूप में देखा जाता है, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में ही देखा जाता है, जिसमें जो निर्माता होता है और जो उसको अपनाने वाले होते हैं यानी कि जो उसको यूज करने वाले होते हैं, जो उसको जो उपभोक्ता है उसको। ठीक, निर्माता, उपभोक्ता, ये सरकार शामिल होते हैं। ठीक, अन्य लोग शामिल होते हैं जैसे कि सरकार, जो आ, सांस्कृतिक सेटिंग, ठीक, राजनीतिक संस्थानों और विपणन रणनीतियों से गहराई से प्रभावित होती है। ठीक,
और विपणन रणनीतियों से यानी कि बाजार की रणनीतियों से गहराई से प्रभावित होते हैं, राजनीतिक संस्थानों से प्रभावित होते हैं, सांस्कृतिक सेटिंग से प्रभावित होते हैं। तो ये जो अपनाने वाले होते हैं, जो निर्माता होते हैं या जो सरकारें होती हैं, वो हमेशा सांस्कृतिक सेटिंग से प्रभावित होती हैं, राजनीतिक संस्थानों से प्रभावित होती हैं और बाजार की रणनीतियों से भी आ, प्रभावित होती हैं। ठीक। तो इस मॉडल का यही मानना है कि जो भी तकनीकी परिवर्तन है वो क्या है, सामाजिक प्रक्रिया ही है। ठीक। टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कृषि में प्रौद्योगिकी। अब टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ है, कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आई है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कृषि में प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर अफेक्ट मेनी एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक। तो एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें मतलब पूरे बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के एरियाज थे उसमें अफेक्ट डाला है। अच्छा, यहाँ पे अफेक्ट का नाम आता है, मतलब उसमें असर डालना, तो ये नेगेटिव टर्म में नहीं होता है। ठीक है। अफेक्ट और इफेक्ट दो चीजें होती हैं। इफेक्ट मतलब कि जो नेगेटिव असर डालता हो, नेगेटिव तरीके से प्रभावित करता हो, उसको इफेक्ट कहते हैं। अफेक्ट कहते हैं कि किसी भी तरीके से प्रभावित करता हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। ठीक। तो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर अफेक्ट मेनी एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे एरियाज को ये अफेक्ट करता है, जो भी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आती है। सच एज फर्टिलाइजर्स, जैसे कि फर्टिलाइजर्स का डेवलपमेंट हुआ। अब जो है लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने लगे हैं एग्रीकल्चर में, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो गया, तो पेस्टिसाइड के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फर्टिलाइजर्स के भी फायदे भी हैं, नुकसान भी है। सीड अलग अलग सीड टेक्नोलॉजी है। ठीक। अब हाइब्रिड सीड आने लगी है। ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से अफेक्ट करती है। ठीक। अभी जो जितनी प्रोडक्शन हो रहा है, अभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जितना हो पा रहा है, ठीक, उतना पहले नहीं होता है। ठीक। अगर आप जो है अपने घर के पुराने जो भी लोग हैं, बाप दादा जो भी हैं, उनसे अगर पूछते हैं तो वो बताएंगे कि पहले जो है 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन में 2 बोरी 3 बोरी ही मतलब जो भी ग्रेन वगैरह है वो उगते थे। लेकिन अब फर्टिलाइजर्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, सीड टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए तरीके की सीड्स आ गई हैं, हाइब्रिड सीड आ गई है, तो इनसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब उतने ही एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। ठीक। तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ें। कृषि में प्रौद्योगिकी, कृषि में प्रौद्योगिकी कृषि के कई क्षेत्रों को प्रभावित करती है। ठीक। तो कृषि में जो भी प्रौद्योगिकी हुई है उसने कृषि के बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जैसे उर्वरक और कीटनाशक, बीज प्रौद्योगिकियाँ। ठीक। उर्वरक वगैरह का डेवलपमेंट हो गया है, विकास हो गया है, जिसमें लोग अब उर्वरक का इस्तेमाल करने लगे हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक। अब कीटनाशक या उर्वरक का इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें नकारात्मक भी असर हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बीज प्रौद्योगिकी, अलग अलग तरह की बीज, हाइब्रिड बीज वगैरह आने लगी हैं। ठीक। तो इससे जो है कृषि के जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एक तरफ से फायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों चीजें होती हैं। टेक्नोलॉजी के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग हैव रिजल्टेड इन पेस्ट रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ, इसमें क्या हुआ कि अब जो क्रॉप बनते हैं, ठीक, अब जो क्रॉप की सीड्स वगैरह बनती हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, मतलब कितना भी पेस्ट लग जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। या जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं या डिजीज रेजिस्टेंस होती है, बीमार अलग अलग बीमारी फैल जाती है जो खेतों वगैरह में। ठीक। तो अब उसके बाद मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी होती है या जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, वो यही काम करती है कि किस तरह से एक ऐसी क्रॉप बनाई जाए जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, यानी कि पेस्ट लगने से उसमें कोई फर्क ना पड़े, या डिजीज रेजिस्टेंट हो, उसमें कोई बीमारी से कोई असर ना पड़े उसमें। ठीक। ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर में भी। जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक इंजीनियरिंग के परिणाम स्वरूप कीट प्रतिरोधक और फसल की पैदावार में वृद्धि हुई। ठीक। तो कीट प्रतिरोधक यानी कि अ, ऐसी फसल बनने लगी है जो कीट प्रतिरोधक हो रही है, यानी कि उनको कीट से कोई मतलब नहीं है, कीट लगने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, ये
जैव प्रौद्योगिकी की वजह से या आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जरिए, ठीक, इसके जरिए ये संभव हो पाया है कि अब जो जो भी फसल बन रही है वो कीट प्रतिरोधक बन रही है, यानी कि कीट लगने से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। और फसल की पैदावार में वृद्धि होगी। पहले जो है फसल की पैदावार बहुत कम होती थी। हमने अभी बताया है मैंने कि अगर आप अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि 2 या 3 एकड़ में जितनी पैदावार होती थी उतनी आज जो है 1 एकड़ से कम में भी हो जाती है, ठीक। बहुत पैदावार बढ़ गई, ठीक। ये सब किसकी वजह से हुआ? जैव प्रौद्योगिकी की वजह से या आनुवांशिक इंजीनियरिंग की वजह से। तो अभी लोग बहुत सारी चीजें रोग प्रतिरोधक फसल भी बना रहे हैं कि अब रोग लगने से भी उस फसल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या रोग लग ही नहीं पाएगा उस फसल पे, ठीक। अभी देखेंगे पहले जो है अ, अगर मैं मैंगो का एग्जांपल दूं तो मैंगो के जो ट्री हुआ करते थे, जो पेड़ हुआ करते थे आम के, वो अ, एक बार आप लगा दिए 5 साल 6 साल के बाद या 3 साल 4 साल के बाद उसमें फसल उगती। अभी क्या है, आप खरीदने जाइए नर्सरी में ही आपको उस पेड़ में एक न दो आम लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल होता है, ठीक। अभी आप लगाइए 15 दिन के बाद आप फल खा सकते हैं। अमरूद वगैरह के पेड़ आप खरीदने जाइए उसमें लगे हुए होते हैं, नींबू वगैरह के पेड़ खरीदने जाइए उसमें लगे हुए होते हैं पहले से। हाँ, उसमें पहले से ही पैदावार शुरू हो जाए, ठीक। तो ये सब चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, ठीक। बहुत सारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। Mechanization has leads to efficient drilling, harvesting and a reduction in manual labor. अब जो मशीनों के जरिए, मैकेनाइजेशन मतलब मशीनों के जरिए सब काम होने लगे, ठीक। मशीनों के जरिए ड्रिलिंग होने लगी है, ठीक। हार्वेस्टिंग होने लगी है और इसी इसकी वजह से मैनुअल लेबर में बहुत ज़्यादा रिडक्शन आया, बहुत कमी आ गई, ठीक। पहले लोग खुद ही कुदाल वगैरह लेकर, फावड़ा वगैरह लेकर जाते थे और टेलिंग करते थे या हंसिया वगैरह लेकर जाते थे हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक। लेकिन अब ये सब काम जो है मशीन के जरिए है। पहले पहले फसल की कटाई की जाती थी, फिर उसकी थ्रेशिंग की जाती थी, फिर विनोइंग की जाती थी, ठीक। तो ये सब चीज़ें बहुत लंबा प्रोसेस होता था। अब क्या है, एक कंबाइन मशीन होती है जो एक साथ सारे काम करके दे देती है, ठीक। और विदिन मतलब जितना पहले मैनुअल लेबर में लग जाता था आपको 1 महीने लग जाता था पूरा फसल ग्रेन निकालने तक, जो है आपको 1 महीना पूरा लग जाता है। उसके उसका मतलब उसको काटना, फिर उसको प्रेसिंग करना, फिर उसकी विनोइंग करना, फिर उसमें से सारे कचरे जो हैं वो सब अलग करना, ये सब प्रोसेस में 1 महीने लग जाता था। अब आधे घंटे में मशीन सब करके दे देती है, ठीक। इस वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, मैनुअल लेबर में कमी आ गई है, ठीक। मशीनीकरण के कारण कुशल जुताई, कटाई और शारीरिक श्रम में कमी। अब शारीरिक श्रम में कमी आ गई, शारीरिक श्रम की कोई ज़रूरत नहीं होती है खेतों में। सारे काम जो है मशीन के ज़रिए होने लगे, ठीक। बहुत कम चीज़ें हैं जो अब शारीरिक श्रम के ज़रिए की जाती हैं, बल्कि सारे काम जो है मशीनों के ज़रिए। पहले लोग क्या करते थे, खुद ही जुताई करने के लिए खुद ही बहुत सारे लोग लगे हुए होते थे खेत में फावड़ा या कुदाल वगैरह लेकर, ठीक, जुताई करने के लिए। लेकिन अब ये सारे काम मशीन से होते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं, फास्ट काम होते हैं मशीन से, ठीक। आप भाई 1 एकड़ जमीन को की जुताई करने के लिए अगर 5 लोग लग रहे हैं तो पूरा दिन तो लगा ही देंगे उसको करने में। मशीन क्या है, उसको 15 मिनट में करके दे दे रही है। कटाई के लिए पहले लोग हाथ से जाके हंसिया लेकर काटते थे, ठीक। और काटने के बाद उसका उसको मतलब प्रेसिंग करना, उसके बाद उसको उसाना, ठीक। उसमें से जो कचरे हैं उनको अलग करना, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा जो है लेबर की ज़रूरत होती थी, शारीरिक श्रम की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब जो है कंबाइन मशीन चल गई है, वो क्या है, आधे घंटे में आपको सब करके दे देती है, ठीक। तो टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा चेंज है, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है उसमें, ठीक। टेक्नोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, प्रौद्योगिकी और जैव विविधता। Drones are used to determine what species are needed and where, and then use that data to reforest, replant
एंड रीस्टोर। ठीक। टेक्नोलॉजी और बायोडायवर्सिटी में क्या चेंजेस आए हैं? ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ड्रोन्स तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। ड्रोन्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन what species are needed and where, and then use the data to reforest, replant and restore। तो ड्रोन का इस्तेमाल करके चेक किया जाता है कि कहाँ पे किस स्पीसीज की कमी है। ठीक। और किस स्पीसीज की कमी है और कहाँ पे कमी है। फिर उसी के हिसाब से रिफॉरेस्ट किया जाता है। अगर कहीं पे किसी ट्री की कमी है और ज़रूरत है कि वहाँ पे वो ट्री लगाई जानी चाहिए तो वहाँ पे रिफॉरेस्ट किया जाता है, रीप्लांट किया जाता है और उसको रीस्टोर किया जाता है। तो रिफॉरेस्ट, रीप्लांट और रीस्टोर किया जाता है ड्रोन के जरिए डिटरमाइन करके। ठीक। प्रौद्योगिकी और जैव विविधता। ड्रोन का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है क्या निर्धारित करने के लिए कि किस प्रजाति की आवश्यकता है और कहाँ पे है। ठीक। कौन से प्रजाति की आवश्यकता है और कहाँ पे है। ठीक। इन सारी चीज़ों का निर्धारित किया जाता है ड्रोन के जरिए। ठीक। और फिर उस डेटा का उपयोग, और ड्रोन ने जो भी डेटा दिया है उस डेटा का उपयोग किया जाता है वनीकरण करने के लिए, यानी कि नए नए पेड़ लगाने के लिए। ठीक। और प्रकृति और पुनर्स्थापन के लिए किया जाता है। ठीक। वनीकरण, पुनः वनीकरण, प्रकृति और पुनर्स्थापन के लिए किया जाता है। ठीक। इन सारी चीज़ों के लिए ड्रोन से जो भी डाटा मिलता है उसका इस्तेमाल किया जाता है और ड्रोन के जरिए ये सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं कि कौन सी प्रजाति की कहाँ पे आवश्यकता है और कब है। कि कौन से प्रजाति की आवश्यकता है और कहाँ पे है। ठीक। ये सारी चीज़ें हम ड्रोन अगर ना चला होता है, ड्रोन क्या है, टेक्नोलॉजी ही है। अगर वो ना चला होता तो कैसे आप बता पाते कि कहाँ पे किस स्पीशीज की ज़रूरत है और कब है, क्यों है। ठीक। ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं? ड्रोन की वजह से ही पता चल पाती हैं। बायोरेमेडिएशन टेक्निक्स। बायोरेमेडिएशन टेक्निक्स क्या है? एग्जाम्पल द यूज ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल कंटेमिनेंट। तो बायो रेमेडिएशन क्या है? बायो रेमेडिएशन क्या है? इसमें प्लांट और माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या प्लांट वगैरह होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है जो मेटल कंटामिनेंट होते हैं उसको निकालने के लिए। ठीक। जैसे पानी वगैरह को हमें अगर कोई मेटल कंटामिनेंट है, ठीक, उसको निकालने के लिए प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग टाइप के प्लांट्स और माइक्रोब्स होते हैं। तो इसी को अगर आप जो है प्लांट या माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके किसी तरह के कचरे को निकालते हैं, मेटल जैसे कचरे को निकालते हैं, इसी को बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। जैसे गंगा को साफ करने के लिए कहा गया कि एक अलग तरह का प्लांट लगा दिया जाए, या मछली रख दिया, अलग तरह की एक मछली लाकर उसमें डाल दिया जाए, या प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जो पानी वगैरह को साफ कर देते हैं। ठीक। इस तरह की जो टेक्निक है इसी को बायो रेमेडिएशन टेक्निक कहा जाता है। Have advanced to the extent that allows to use natural process to help rewild damaged habitat। तो अब ये इतना ज़्यादा एडवांस हो गया, लोगों को पता चल गया कि किस प्लांट का इस्तेमाल करके हम क्या किस चीज़ की सफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कि मतलब आप नेचुरली जो है, अब ये सब नेचुरली तो हो रहा है। कि आप नेचुरली जो है उसको फिर से, जो भी हैबिटेट है उसको, जो भी डैमेज हैबिटेट है उसको फिर से बना सकते हैं। बायो रेमेडिएशन टेक्निक उदाहरण के लिए धातु प्रदूषकों को निकालने के लिए पौधों और रोगाणुओं का उपयोग। ठीक। पौधों और रोगाणुओं का उपयोग करके अगर आप जो है धातु प्रदूषकों को निकालते हैं किसी चीज में से। ठीक। तो इस तकनीकी को बायो रेमेडिएशन तकनीकी कहा जाता है। ठीक। इस तकनीकी को ही बायो रेमेडिएशन तकनीकी कहा जाता है। उस हद तक उन्नत हो गया है जो हमें फिर से, अब ये उस हद तक मतलब उन्नत हो चुका है, उस हद तक डेवलप हो चुका है कि हमें फिर से जंगली क्षतिग्रस्त आवासों में मदद करने के लिए, तो जो भी पहले जंगली क्षतिग्रस्त आवास, जो पहले जंगली आवास थे, ठीक, वो जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उसको आप जो है फिर से उसकी मदद करने के लिए आप फिर से प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक। क्योंकि आप प्लांट लगा रहे हैं या मतलब किसी पौधे का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी रोगाणु का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। तो ये क्या है, एक नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका है, उसके जरिए जो भी जंगली क्षतिग्रस्त आवास थे उसको फिर से आप डेवलप कर रहे हैं, फिर से विकसित कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? बायो रेमेडिएशन तकनीक कहलाता है।
और ये इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि आप प्राकृतिक तरीके से आप ये जो भी जंगली क्षतिग्रस्त आवास है उसको फिर से बना सकते हैं। कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग टू ट्रैक एंड प्रोटेक्ट स्पीसीज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। अब जो कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज हैं यानी कि बचाव की जो टेक्नोलॉजीज हैं, हाँ, जो कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी कहलाती हैं, क्योंकि वो स्पेसीज को कंजर्व करती हैं, बचाती हैं एक अलग अलग तरीके से। कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज इज हेल्पिंग टू ट्रैक एंड प्रोटेक्ट स्पेसीज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन। तो ऐसी स्पेसीज जो खत्म होने वाली है उनको ट्रैक करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने क्लोनिंग का नाम सुना होगा। क्लोनिंग के जरिए अगर किसी स्पीसीज का अ, एक ही मतलब स्पीसीज एक ही ऑर्गेनिज्म ही बचा हो, तब भी क्लोनिंग के जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाया जा सकता है। एक जैसे डॉली का नाम सुना होगा आपने। ठीक, डॉली एक गोट थी जिसको पहली बार क्लोनिंग के जरिए बनाया गया। ठीक, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही के जरिए ही बनाया गया था। नेचुरली वो प्रोड्यूस नहीं होते, उसको बनाया गया था, साइंटिफिक लैब में उसको बनाया गया। तो ऐसी बहुत सारी कंजर्वेटिव टेक्नोलॉजी हैं जो जो भी स्पेसीज खत्म होने वाली हैं, जो दुनिया से एकदम खत्म होने वाली हैं, उनको ट्रैक करने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। संरक्षण तकनीक विलुप्त होने के कगार पर प्रजातियों को ट्रैक करने और उनकी रक्षा करने में मदद कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत सारी संरक्षण तकनीक का जो है उत्पन्न हो चुकी हैं, बहुत सारी संरक्षण तकनीक उत्पन्न हो चुकी हैं जो जो विलुप्त होने वाले या विलुप्त होने वाले कगार पे पहुंचने वाली जो प्रजातियां हैं, उनका उनकी उनको ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करना मतलब कि कौन से विलुप्त होने वाली हैं ये बताना। ठीक, या उनकी रक्षा करने में मदद करती है। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई हैं जो प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाती है। ठीक, मेडिसिन वगैरह भी अगर डेवलप होती हैं तो ये भी एक तरह की क्या तकनीकी है कि आप जो है अगर कोई स्पेसीज में डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कोई मेडिसिन वगैरह से उनको रोका जाए, ठीक, उनकी रक्षा की जाए। तो ये सब संरक्षण तकनीक में आ जाता है। High-tech maps can predict where species will move in response to climate change। अब ये हाईटेक मैप जो होता है, ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। ये बताता है कि एक स्पेसीज अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो स्पेसीज है वो कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे मूव करेगी। ठीक, क्योंकि जो स्पेसीज होती हैं वो हाँ, एक मतलब फिक्स क्लाइमेट में रहती है। अगर क्लाइमेट वहाँ से चेंज होने लगता है तो वो स्पेसीज मूव करने लगती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है। तो ये हाईटेक मैप जो है पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा तो यहाँ पे जो स्पेसीज पाई जाती हैं वो कहाँ पे मूव करेंगी। ठीक, ये हाईटेक मैप मैप जो है पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है एंड प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ विच स्पेसीज आर मोस्ट एट थ्रेट। और ये पूरी तरीके से बताता है, क्लियर पिक्चर बताता है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा किस स्पेसीज को नुकसान होगा। ठीक, तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे उससे किस स्पेसीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, कौन सी स्पेसीज सबसे ज़्यादा खतरे में है, ये चीज़ कौन बताता है, ये हाईटेक मैप बताता है। ठीक, और ये भी उसके साथ बताता है कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो जो स्पेसीज हैं वो कहाँ पे मूव करके जाएंगे। ठीक, तो क्योंकि जो भी स्पेसीज होती है वो मूव करती रहती है। हाईटेक मानचित्र भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के जवाब में प्रजातियां कहाँ स्थानांतरित हुई। तो हाईटेक मानचित्र है क्या है, एक तकनीक है। ये भविष्यवाणी पहले से कर सकता है कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो उसके जवाब में, क्योंकि जो प्रजातियां होती हैं वो एक निश्चित जलवायु में ही रहती हैं। ठीक, एक निश्चित जलवायु में ही रहती हैं। अगर उस जलवायु में कुछ परिवर्तन आता है तो वो प्रजातियां वहां से स्थानांतरित हो जाती हैं। ठीक, तो ये जो हाईटेक मानचित्र है, ये ऐसी तकनीक है कि ये पहले से भविष्यवाणी कर लेता है कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो कौन सी प्रजातियां कहाँ पे स्थानांतरित होंगी, कि कौन सी प्रजातियां कहाँ पे जाएंगी। और उसकी स्पष्ट तरीके से ये भी बताता है कि कौन सी प्रजातियां सबसे ज़्यादा खतरे में। अगर किसी तरह का जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो ये जो हाईटेक मानचित्र है
ये पहले से ये भी बता देता है आपसे कि कौन सी प्रजातियां इस जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा खतरे में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में ही आती हैं। ये हाईटेक मैप क्या है, तकनीकी परिवर्तन, तकनीकी जो है विकास ही है, जो पहले से सारी चीज़ों को बता देता है और उसी हिसाब से जो है रिस्पॉन्स किया जाता है। ठीक, अगर किसी प्रजाति को सबसे ज़्यादा खतरा है तो उस प्रजाति को बचाने की कोशिश की जाती है, उस प्रजाति को उसके जैसा ही जलवायु देने की कोशिश की जाती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ही, तकनीक के विकास की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। दिस टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो मॉनिटर प्रोटेक्टेड लैंड। ठीक, अब ये हाईटेक जो मैप है इसके जरिए आप जो है जो प्रोटेक्टेड लैंड है जिनको गवर्नमेंट के जरिए प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, ठीक, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं कि आम जनता उसमें नहीं जा सकती है। ठीक, तो उस प्रोटेक्टेड लैंड को भी मॉनिटर किया जा सकता है एंड एनालाइज फोटोग्राफिक एविडेंस अबाउट स्पीसीज एंड हाउ दे आर सर्वाइव। और स्पीसीज के से रिलेटेड जो फोटोग्राफिक एविडेंस होते हैं वो प्रोवाइड करता है और ये भी बताता है कि वो स्पीसीज कैसे सर्वाइव कर रही हैं। ये सारी चीज़ें हाईटेक मैप के जरिए ही पता चलती हैं। ठीक, दिस टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो मॉनिटर प्रोटेक्टेड लैंड एंड एनालाइज फोटोग्राफिक एविडेंस अबाउट स्पीसीज एंड हाउ दे आर सर्वाइव। ठीक, तो स्पीसीज के बारे में फोटोग्राफिक एविडेंस भी देता है और उसको एनालाइज करने में मदद भी करता है और ये बताता है कि कैसे वो स्पीसीज सर्वाइव कर रही है। ये तकनीक संरक्षित भूमि की निगरानी भी कर सकती है और प्रजातियों के बारे में फोटोग्राफिक सबूतों का विश्लेषण भी करती है। तो ये तकनीक जो है वो संरक्षित भूमि की निगरानी भी करती है और प्रजातियों के बारे में फोटोग्राफिक सबूतों का विश्लेषण भी करती है और वे कैसे जीवित हैं ये भी बताती है। जो भी प्रजातियां हैं वो कैसे जीवित हैं, अपने आप को कैसे जीवित रख पा रही हैं, इस चीज़ को वो कौन बताता है, जो हाईटेक मानचित्र है वो बताता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइव ये सारी चीज़ तो फायदे की थी, अब क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता पर प्रौद्योगिकी का नकारात्मक प्रभाव क्या होता है। Negative impact of technology on biodiversity. Technologies have damaged our world into two main ways. तो टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को दो तरीके से डैमेज किया। एक फायदे तो बहुत दिए हैं इसमें, लेकिन दो तरीके से इसने डैमेज भी किया है हमारे वर्ल्ड को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को। ठीक, टेक्नोलॉजीज हैव डैमेज्ड आवर वर्ल्ड इनटू टू मेन वेज। सबसे पहला क्या है, पॉल्यूशन एंड द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। पॉल्यूशन के जरिए टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे पॉल्यूशन हुए, जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है, इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैले हैं। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ है। ऑटोमोबाइल्स वगैरह में नेचुरल रिसोर्सेज ही लगते हैं, पेट्रोल वगैरह क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका डिप्लीशन भी हो रहा है, बहुत कमी आ रही है इसमें। ठीक, तो टेक्नोलॉजी ने दो तरीके से डैमेज किया है हमारे वर्ल्ड को। पहला क्या है, पॉल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, तो जैव विविधता पर प्रौद्योगिकी का नकारात्मक प्रभाव क्या है। प्रौद्योगिकी ने हमारे दुनिया को दो तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो जितनी भी प्रौद्योगिकियां हैं वो उन्होंने हमारी दुनिया को दो तरह से नुकसान पहुंचाया है। एक क्या है, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी। पहला क्या है, प्रदूषण के जरिए करते हैं कि प्रदूषण फैलाते हैं बहुत ज़्यादा, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जो भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब क्या है, प्रदूषण फैला रही है कि उसकी वजह से हमारी जो भी प्रौद्योगिकी है उसको नुकसान हो रहा है। ठीक, और प्राकृतिक जो संसाधन है उसमें कमी आ रही है, जैसे पेट्रोल वगैरह हैं, जो भी खनिज पदार्थ हैं, उन सब में कमी आ रही है। ठीक, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से ही एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन कैसे, एसी वगैरह है, सीएफसी गैस यूज़ की जाती थी पहले रेफ्रिजरेटर वगैरह में, एसी वगैरह में, ये सारी चीज़ें जो है एयर पॉल्यूशन फैलाती हैं। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से। ठीक, वायु और जल प्रदूषण हो रहा है।
ठीक, वायु एंड जल प्रदूषण हो रहा है। तो सबसे पहले आता है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। ठीक, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका डिप्लीशन हो रहा है। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ रही है। जैसे अभी बताया जा रहा है कि कुछ सालों में जो है पेट्रोल वगैरह की कमी आ जाएगी। एक जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही इतनी तेजी से हो रहा है। ठीक, इसीलिए आप जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगा है। ठीक, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों में कमी आने लगी है। ठीक, इसीलिए अब जो है हम लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ, जैसे सोलर प्लांट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिप्लीशन हो चुका है नेचुरल रिसोर्सेज का कि ये माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में जो है ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। World Bank reporting that the net loss of global forest between 1990 and 2015 was 1.3 million किलोमीटर स्क्वायर। तो कहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है कि ग्लोबल फॉरेस्ट यानी कि पूरे ग्लोब में जितना फॉरेस्ट था उसमें कितनी कमी आई है। अगर हम लोग 1990 से 2015 के बीच में देखें तो जो फॉरेस्ट में कमी आई है वो 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है फॉरेस्ट कम हुआ है। और ये सब फॉरेस्ट क्यों कम होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह सेट करने के लिए। ठीक, टेक्नोलॉजिकल प्लांट सेटअप करने के लिए सारे फॉरेस्ट को ख़त्म किया जाता है। ठीक, तो ये वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है कि 1990 से 2015 के बीच में अगर हम लोग देखें तो 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट खत्म हो चुका है। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 1990 और 2015 के बीच वैश्विक वन का शुद्ध नुकसान 1.3 मिलियन किलोमीटर प्रति स्क्वायर था। ठीक, तो 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर नुकसान हुआ है। जितने भी वन पूरी दुनिया में पाए जाते थे, पूरे विश्व में जितने भी वन पाए जाते थे उसमें 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो वन है उसकी कमी है। ये बहुत ज़्यादा नंबर है। ठीक, और ये किसके बीच में, 1990 और 2015 के बीच में, सिर्फ 25 साल के बीच में। ठीक, अभी उसके बाद की रिपोर्टिंग अगर आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे हम लोग जो पेपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बुक में जो पेपर वगैरह बनते हैं, इसमें हर 3000 पेपर पे, 3000 पेज पेपर नहीं, 3000 पेज पे एक ट्री को काटना पड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि आप ही जिस पेपर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने पेपर आपके पास, जितनी बुक होंगी, एक बुक 400-500 पेज की होती है। ठीक, तो यानी कि हर 6 बुक पे आपको एक पेड़ काटना पड़ता है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ही ऐसा हो रहा है। इंडिजिनस नॉलेज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंडिजिनस नॉलेज। यहाँ तक हम लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर चुके हैं और उसके नुकसान क्या है वो सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, फायदे क्या हैं वो सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिजिनस नॉलेज। इंडिजिनस नॉलेज इट ऑल्सो रिफर्स टू एज ट्रेडिशनल नॉलेज। इसको ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम से जाना जाता है और ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इंडिजिनस नॉलेज को ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अ बॉडी ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है, एक ऑब्जर्वेशन की बॉडी है। ओरल एंड रिटन नॉलेज है इसमें, ओरल और रिटन नॉलेज होती है इसमें। इनोवेशन प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें इनोवेशन है, प्रैक्टिसेस है और बिलीफ है जो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है। ठीक, ये सब नॉलेज जो है ये सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है, क्योंकि पहले की जो चीज़ें होती थी, लोग पेड़ पौधे लगाया करते थे, एक तरह की नॉलेज होती थी, लोग अपनी मेडिसिन के लिए ही प्लांट वगैरह लगाते थे। लेकिन उससे क्या होता था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता था, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहती थी। ठीक, तो ये इंडिजिनियस नॉलेज क्या है, अ बॉडी ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओरल एंड रिटन नॉलेज, इनोवेशन प्रैक्टिसेस
and belief that promotes sustainability. स्वदेशी ज्ञान, इसको कहते हैं इंडिजिनस नॉलेज को स्वदेशी ज्ञान कहते हैं। इसे पारंपरिक ज्ञान या पारंपरिक परिस्थितिक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो इसे पारंपरिक ज्ञान या पारंपरिक परिस्थितिक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। अवलोकनों, मौखिक और लिखित ज्ञान नवाचारों, प्रथाओं और विश्वासों का एक निकाय है जो स्थिरता को बढ़ावा देता है। ठीक, तो ये पारंपरिक ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है या पारंपरिक परिस्थितिक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या है? अवलोकन है, मौखिक और लिखित ज्ञान है, नवाचार है, प्रथा है और विश्वास है, जो क्या करता है, एक निकाय है, विश्वास है, निकाय है जो स्थिरता को बढ़ावा देता है। जो क्या करता है? स्थिरता को बढ़ावा देता है, यानी कि जो परिस्थिति है उसका स्थिर रहना जरूरी है। ठीक, जो पर्यावरण है उसके स्थिरता को बढ़ावा देता है। स्वदेशी ज्ञान जो है वो जो स्थिरता है उसको बढ़ावा देता है। द रिस्पॉन्सिबल stewardship of cultural and natural resources through relationship between human and their landscape. मनुष्यों और उनके परिदृश्यों के बीच संबंधों के माध्यम से सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार प्रबंधन। तो ये क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल तरीका है। इसमें जो इंडिजिनस नॉलेज है वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीका है। इसमें आपकी कल्चरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज को जो है बचाने, आपका जो रिलेशनशिप, ह्यूमन का जो रिलेशनशिप था पहले एनवायरनमेंट के साथ, चाहे वो कल्चरल या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ, एक तरह का था कि मतलब एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप था। अगर आप पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगाते भी थे। पौधों से अगर आप मेडिसिन ले रहे थे या पौधों का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसको लगाते भी थे, उसका प्लांटेशन भी करते थे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल यूज होता है, एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप था वहाँ। मनुष्य और उनके परिदृश्यों के बीच संबंधों के माध्यम से सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार प्रबंधन। तो इंडिजिनस नॉलेज में क्या था? एक जिम्मेदार प्रबंधन। आपका कल्चर भी बहुत सारे पेड़ को लगाने की अनुमति देता था, जैसे तुलसी वगैरह के पौधे लगाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है? आपकी कल्चर में भी जानबूझ के ऐड किया गया ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। ठीक, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमारा कल्चर जो है खुद अलाउ करता है, खुद जो है प्रमोट करता है इन सारी चीज़ों। इथनो मेडिसिन क्या है? अब जो हम लोग इन्वायरमेंट से मेडिसिन लेते हैं उसी को इथनो मेडिसिन कहा जाता है। इथनो मेडिसिन ब्रॉडली रिफर्स टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस। तो इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेज आती हैं जो पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल तरीके से मेडिकल प्रैक्टिस हुआ करती थी, उसी को इथनो मेडिसिन कहा जाता है। फंक्शन विद द कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ। यहाँ पे कल्चरल इंटरप्रिटेशन होता था हेल्थ, जो भी बीमारी होती थी, हेल्थ, डिजीज एंड इलनेस, इन सब चीज़ों का जो है कल्चरल इंटरप्रिटेशन होता है। आपके कल्चर में ही सारी चीज़ें बताई होती थी कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड ये इशू हो रहा है तो आप ये करिए। कल्चर में सारी उस बीमारी का इलाज बताया होता था, क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें। ठीक, ethnomedicine broadly refers to the traditional medical practices function with the cultural interpretation of health, diseases and illness that addresses the healthcare process। जो क्या करता था? हेल्थ केयर प्रोसेस को एड्रेस करता था, यानी कि उस जमाने में जो भी हेल्थ केयर प्रोसेस या हीलिंग प्रैक्टिसेस पाई जाती थी, किस तरह से लोगों की बीमारियों को ठीक किया जाता था या किस तरह के हेल्थ केयर प्रोसेस हुआ करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है इसमें इथनो मेडिसिन। तो इथनो मेडिसिन क्या है? जो पुराने ज़माने में जो भी मेडिकल प्रैक्टिस हुआ करती थी। ठीक, जैसे आपने सुना होगा कि अगर सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो तुलसी की चाय बना के पी लीजिए, ये सब क्या है? इथनो मेडिसिन के ही पार्ट्स। ठीक, तो पहले एलोपैथ वगैरह तो थी नहीं। ठीक, या मतलब जो आजकल की जो एडवांस मेडिसिन है या एडवांस मेडिकल सिस्टम है, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं। ट्रेडिशनल तरीके से लोग करते थे। वही जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ज़्यादातर कल्चर से जुड़ा होता था। हमारा जो कल्चर है उसी के साथ जुड़ा होता है। ठीक, और इसी को इथनो मेडिसिन कहा जाता है। ठीक, तो हमारा जो कल्चर था पहले का वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि हमको ये मतलब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते थे जिनको हम लोग सेक्रेड मान लेते थे, पवित्र मान लेते थे।
तो उसको बचाना, उसकी केयर करना, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में है। ठीक, ये क्या है, तरीका है सस्टेनेबिलिटी का। निर्जाति चिकित्सा विज्ञान, टेक्नोमेडिसिन यानी कि निर्जाति चिकित्सा विज्ञान व्यापक रूप से स्वास्थ्य, बीमारियों और बीमारी की सांस्कृतिक व्याख्या को संबंधित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को संदर्भित करता है। तो ये क्या है, निर्जाति चिकित्सा विज्ञान, ये व्यापक रूप से जो आपकी स्वास्थ्य है, जो बीमारी है या बीमारी की जो सांस्कृतिक व्याख्या है उससे संबंधित है। पारंपरिक चिकित्सा की जो प्रणाली है उससे संबंधित है। जो स्वास्थ्य की देखभाल प्रक्रिया और उपचार प्रथाओं से संबोधित करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पहले के ज़माने में कौन सी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सी प्रक्रिया होती थी या उपचार के कौन कौन से प्रथाएं होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, की जाती थी। ठीक है, बहुत सारी प्रथा की जाती थी। अगर आपको आपको कोई बीमारी हो जाती है तो बहुत सारे तरीके होते थे, आपकी कल्चर में खुद ही बताया होता था, संस्कृति में कुछ खुद सारी चीज़ें बताई होती थी संस्कृति में कि कैसे उसको ठीक किया जाए। तो ये सारी चीज़ें निर्जाति चिकित्सा विज्ञान में आ जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है अभी कि मतलब क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले का जो ट्रेडिशनल तरीका है अभी भी घरों में यूज़ किया जाता है कि काली मिर्च, लौंग और तुलसी की चाय बना के पी जाए। उससे क्या है, जो भी जुकाम बुखार या मतलब सर्दी वगैरह हो गई है वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, निर्जाति चिकित्सा विज्ञान का ही पार्ट है। इंडिजिनियस नॉलेज इज, स्वदेशी ज्ञान क्या होता है, एडॉप्टिव होता है। एडॉप्टिव मतलब लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बेस पे मतलब पहले हम लोग यूज, जो पहले के ज़माने में लोग उसको यूज़ करते थे, अगर उससे कुछ फ़ायदा होता था तो बाद में उसका इस्तेमाल उसी के लिए किया जाने लगता। मतलब हिस्ट्री में उससे कुछ फ़ायदा हुआ है तभी हम उसको अडॉप्ट करते हैं। बट अडॉप्ट टू सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लेकिन ये जो है अडॉप्ट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल चेंज, ये स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल चेंज को अडॉप्ट करता है। एडॉप्टेशन इज द की टू सर्वाइव, और ये माना जाता था इंडिजिनियस नॉलेज में कि एडॉप्टेशन इज द की टू सर्वाइव, जीने के लिए सबसे सही तरीका क्या है, अनुकूलन। ठीक, अनुकूली क्या है, ये ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित है लेकिन सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, आध्यात्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के अनुकूल। अनुकूलम जीवन की रहने की कुंजी, जीवन में रहने की कुंजी, जीवित रहने की कुंजी है अनुकूलम। अगर आपको जीवित रहना है तो अनुकूल होना पड़ेगा कि जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा पर्यावरण है, वैसे उसके अनुकूल आपको होना पड़ेगा। ये जीवित रहने की एक कुंजी है। स्वदेशी ज्ञान का यही मतलब है। ठीक, स्वदेशी ज्ञान क्या होता है, ये अनुकूलित होता है, ये एनवायरनमेंट के अनुकूलित होता है। तो पहली चीज़ ये है कि स्वदेशी ज्ञान क्या है, ये एनवायरनमेंट के अनुकूलित होता है। दूसरा ये है कम्युलेटिव होता है, संचयी होता है। इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलप फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू नेचर। जब आप जो है बहुत ज़माने से, बहुत सालों से जो है, कई सौ साल से आप नेचर के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक, तो आपको नॉलेज और स्किल डेवलप हो जाती है आपके अंदर। ठीक, इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव कहा जाता है। ठीक, क्यूमुलेटिव कहा जाता है क्योंकि इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल। आपको नॉलेज कैसे मिलती है, जब आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, बहुत सालों तक, कई सौ साल तक आप जुड़े रहते हैं, तो उसके ज़रिए आपको कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज सीखने को मिल जाती है। तो ये जो इंडिजिनियस नॉलेज होता है ये क्यूमुलेटिव भी होता है, संचयी भी होता है। ये ज्ञान और कौशल का एक समूह होता है, ठीक, जो सदियों से प्रकृति के करीब रहने से विकसित होता है। जब आप प्रकृति के करीब रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, बहुत सारे कौशल आप उससे सीखते हैं। तो ये इंडिजिनियस नॉलेज भी क्या होता है, संचयी होता है। दूसरा क्या है, इंडिजिनियस नॉलेज डायनामिक है, गतिशील है। लोग ये मानते हैं कि जो एक बार बीमारी जिससे ठीक हो गई वो फिक्स हो जाती है, अब वो सारी चीज़ें उसी से की जाएंगी। जो इग्नो मेडिसिन होती है, ठीक, जो इंडिजिनियस नॉलेज होती है वो बदलती नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इंडिजिनियस नॉलेज जो है वो बदलती रहती है। ठीक, डायनामिक होती है, गतिशील होती है, यानी कि ये बदलती रहती है। It is not rooted in a particular point in history, but has developed, adopted, and grown over millennia
इट इज़ नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं होते हैं, बल्कि ये धीरे धीरे बदलते रहते हैं, ये डेवलप होते रहते हैं, नई चीज़ों को अडॉप्ट करते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। ठीक, गतिशील होते हैं, ये इतिहास के किसी विशेष बिंदु में निहित नहीं होता है, बल्कि सहस्त्राब्दियों से विकसित होते हैं, अनुकूलित होते हैं और विकसित होते हैं, ये स्थिर नहीं है। कभी आपसे ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि क्या जो है इंडिजिनियस नॉलेज जो है वो स्थिर होता है या गतिशील होता है? तो ये गतिशील होता है, स्थिर नहीं होता है। ठीक है, होलिस्टिक यानी कि संपूर्ण, ये होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक मतलब जो सारी चीज़ों को पूरा कर दे। तो आपकी जो इंडिजिनियस नॉलेज है, इकोनो मेडिसिन जो है वो होलिस्टिक होता है नेचर में। आपके जितनी भी बीमारी होती है, सारी चीज़ों का इलाज आपको वहाँ से मिल जाए। All aspects of life are interconnected and are not considered in isolation but as part of the whole। ठीक, आपकी जो लाइफ का जितना भी पार्ट है वो सब जो है अलग अलग नहीं माना जाता है, बल्कि पार्ट ऑफ द होल माना जाता है। इसी को होलिस्टिक कहा जाता है। तो इंडिजिनियस नॉलेज जो है वो होलिस्टिक होता है, आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट को डील करते हैं, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सारे एस्पेक्ट को ये डील करते हैं। ठीक, संपूर्ण, जीवन के सभी पहलू आपस में जुड़े होते हैं और इन्हें अलग थलग नहीं बल्कि संपूर्ण के एक हिस्से के रूप में माना जाता है। ठीक, तो जीवन के सभी पहलू जो है वो एक साथ जुड़े होते हैं और ये सारे पहलू को अलग अलग नहीं माना जाता है, बल्कि एक संपूर्ण रूप में माना जाता है। इसी को संपूर्ण कहा जाता है। जो भी इंडिजिनियस नॉलेज होती है, यानी कि स्वदेशी ज्ञान जो होते हैं वो संपूर्ण होते हैं, मतलब आपके जीवन में जितने भी पहलू होते हैं सारी चीज़ों का इलाज होता है। द वर्ड इज बिलीव टू बी एन इंटेग्रल होल। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? एक इंटेग्रल होल। इंडिजिनियस नॉलेज इनकॉर्पोरेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इंडिजिनियस नॉलेज जो है आपकी सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डील करती है, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कल्चरल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो। तो इंडिजिनियस नॉलेज जो है वो कल्चरल प्रैक्टिस का भी हिस्सा होती है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होती है, सोशल इंटरेक्शन से भी रिलेटेड होती हैं, लैंग्वेज से भी रिलेटेड होती हैं और हीलिंग से भी रिलेटेड होती हैं। ये सारे एस्पेक्ट जो है ये इंडिजिनियस नॉलेज डील करते हैं। दुनिया को एक अभिन्न संपूर्ण माना जाता है। एक स्वदेशी ज्ञान जीवन के सभी पहलुओं, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, इतिहास हो, सांस्कृतिक प्रथाएं हो, सामाजिक संपर्क हो, भाषा हो, उपचार हो, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। स्वदेशी ज्ञान में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक, बहुत सारी जैसे तुलसी। तुलसी क्या है? तुलसी आपको आपके मतलब बीमारी को ठीक करने में भी काम आती है। और तुलसी का जो प्लांट होता है वो एक तरह से सेक्रेट, पवित्र भी माना जाता है। ये आपकी सांस्कृतिक प्रथाओं को भी प्रथाओं के लिए भी काम आता है। ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं इससे। तो इसीलिए कहा जाता है जो स्वदेशी ज्ञान होता है वो आपके जीवन के सभी पहलुओं को एक साथ लेकर चलता है, अलग अलग नहीं करता है, बल्कि एक साथ लेकर चलता है। चाहे वो आध्यात्मिकता हो, इतिहास हो, सांस्कृतिक प्रथाएं हो, सामाजिक संपर्क हो, सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलता है। नेक्स्ट आता है हम्बल। तो इंडिजिनियस नॉलेज जो है वो हम्बल होता है। पहले आज की नॉलेज में क्या है, वो हम्बल नहीं होता है। हमको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मतलब नहीं होता। हम नेचर से जो भी चीज़ लेते हैं, फिर नेचर का उसमें क्या नुकसान हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं होता। ठीक, लेकिन जो इंडिजिनियस नॉलेज थी उसकी वो बहुत हम्बल थी। अगर आप पेड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ के किसी पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका एक हिसाब से आप करना होता था और दूसरी चीज़ एक हिसाब से भी करना होता था। दूसरी चीज़ वो सारे प्लांट आपको लगाने भी पड़ते थे। ठीक, विनर्म होते थे। जो स्वदेशी ज्ञान है वो विनर्म होते हैं। इंडिजिनियस नॉलेज डज नॉट डिक्टेट हाउ टू कंट्रोल नेचर। ये नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बट हाउ टू लिव इन हार्मनी विद द गिफ्ट ऑफ द क्रिएटर। ठीक, जो भी भगवान ने, जो भी क्रिएटर ने गिफ्ट दिया है उसके साथ कैसे जीना है ये सिखाता है। ठीक, ये नहीं कि आप एक्सप्लॉइट करके, जो भी नेचर है, जो भी इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लॉइट करके आप जो है अपने फ़ायदे की चीज़ निकाल रहे हैं। बाकी इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है इससे मतलब नहीं रखते। इस चीज़ को इंडिजिनियस नॉलेज नहीं सिखाता है, बल्कि ये सिखाता है कि इन्वायरमेंट के साथ आप कैसे हार्मनी में रह सकते हैं। यानी कि जो भी गॉड ने गिफ्ट दिया है, जो भी क्रिएटर ने गिफ्ट दिया है उसके साथ आप कैसे हम्बल तरीके से रह सकते हैं, ये इंडिजिनियस नॉलेज सिखाता है। स्वदेशी ज्ञान ये निर्धारित नहीं करता कि प्रकृति को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो ये कभी भी प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता,
बल्कि निर्माता के उपहारों की, यानी कि भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी उपहार दिए हैं हमको, ठीक, गॉड ने जो भी उपहार दिए हैं, ठीक, उनके अनुरूप कैसे रहना है, इस चीज़ को स्वदेशी ज्ञान सिखाता है। ये इंटरजनरेशनल होता है, पीढ़ीगत होता है। इंटरजनरेशनल पीढ़ीगत यानी कि ये जनरेशन से चलता आ रहा है। हमारे बाप दादा को उनके बाप दादा ने कुछ बताया था इंडिजिनियस नॉलेज के बारे में, वो हमको बता रहे, तो वो उनको बताए, हमारे बाप दादा ने हमको बताया, ऐसे ये पीढ़ी to पीढ़ी चलती रहती है। ठीक, द कलेक्टिव मेमोरी इज पास्ड विद इन अ कम्युनिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ओरली थ्रू लैंग्वेज। ओरली ये ट्रांसफर होती है, ऐसा नहीं लिख के ट्रांसफर नहीं होती है, ओरली ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो जो इंडिजिनियस नॉलेज होती है वो ओरली ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, चाहे वो लैंग्वेज के जरिए, चाहे स्टोरी के जरिए, अलग अलग कहानियाँ आपने सुनी होगी, सॉन्ग्स के जरिए, सेरेमनीज के जरिए, लीजेंड एंड प्रोवर्ब्स के जरिए। तो इसीलिए इसको इंटर जनरेशनल कहा जाता है। हाँ बस हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यही मैं पॉइंट पूरा करना पड़ेगा इसको, बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। पीढ़ीगत सामूहिक स्मृति एक समुदाय के भीतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ट्रांसफर होता है, चाहे वो मौखिक रूप से हो, भाषा के जरिए हो, कहानियों के जरिए हो, गीतों के जरिए हो, समारोहों के जरिए हो, किंवदंतियों के जरिए हो, और कहावत, अलग अलग कहावत होती है, ठीक, उसके माध्यम से ये पीढ़ीगत होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, रहने दीजिए, अब क्लास है आपकी 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, कल हम लोग थोड़ा इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना हम लोग लीव करते हैं। थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि बीच में छोड़ा नहीं जा सकता इसको, क्लास है आपकी इसलिए, नहीं तो 5-10 मिनट और लगता। और भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना लीव करें क्लास। ठीक है, फिर लीव करते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।